Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli. एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं दैट मैग्नेट ब्रेन्स पे 11th-12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 3 अलग अलग फैकल्टीज हैं फॉर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। सो यहाँ पे हमने पूरा सिलेबस आपके लिए कवर किया हुआ है। उसके साथ हम पेपर के पर्सपेक्टिव में आपकी प्रिपरेशन भी पूरी करवाते हैं। सो आपकी सारी दिक्कतों के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स पे रिलाई कर सकते हैं। चलिए अब फाइनली मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूं क्लास 11th के चैप्टर 9 दैट इज एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की, मतलब वन शॉट रिवीजन होता है ना, वही है ये बेसिकली। सो एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दैट इस चैप्टर की इंडिविजुअल वीडियोस इंडिविजुअल टॉपिक्स पे बेस्ड मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखवाई हुई है चैनल पे, वो आउट है। आप पहले वो देखिएगा, उसके बाद रिवीजन करने के लिए आप ये वाली वीडियो देखिएगा। रीजन ये है कि वहां पे मैंने हर एक चीज को डिटेल वे में समझाया हुआ है और यहाँ मैं सिर्फ रिवीजन पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, जहां मुझे पता है कि बच्चों को ऑलरेडी पता है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, बस यहाँ पे उन्हें रिवाइज कराना है, तो फट चलेगा ये चीज, ठीक है। तो अगर आप सीधे ये वाली वीडियो देख लोगे तो माइट भी आधे से ज्यादा चीजें आपके ऊपर से जाए और उसके बाद आप ब्लेम करो कि पायल मैम को समझ में नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, मैंने इंडिविजुअली समझाया हुआ है। जो बच्चे ऑलरेडी समझ के बैठे हुए हैं उन्हें बस मैं रिवाइज करवाना चाह रही हूँ इन वीडियोस के थ्रू। इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उस प्लेलिस्ट पे जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ एक बच्चे की, ठीक है। वो एमएसएमई से रिलेटेड है और ये स्टोरी हमने नॉर्मल वीडियोस में कवर नहीं की थी क्योंकि तब तक ये एनसीईआरटी में ऐड नहीं हुई थी, न्यूली ऐड हुई है, तो आपके लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है। ओके, उस स्टोरी में जो नाम थे ऑब्वियसली मैं वो नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि वो नाम बहुत ज्यादा टिपिकल और बहुत ज्यादा बड़े थे। लेट्स टेक एक छोटा सा नाम, ठीक है। फर्स्ट से हिज नेम इज बेन, ओके, दिस इज माई न्यू फेवरेट वर्ड, ओके। सो बेन इस बच्चे का नाम है। अब ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। इसके पापा स्टिचिंग का काम करते थे। बेन के पापा स्टिचिंग का काम करते थे, मतलब सूट साड़ी वगैरह सिल के देते थे। साड़ियां सिलते नहीं, साड़ियों पे फॉल लगते तो वो सारा काम करते थे। तो ही यूज्ड टू अर्न ऑल हिज इनकम थ्रू दिस बिजनेस। अब क्या होता था कि स्टिचिंग से ऑब्वियसली उतना पैसा तो नहीं आता अनलेस एंड अनटिल आप बहुत हाई फाई बुटीक खोल के बैठे हो। नॉर्मल जो टेलर्स होते हैं वो तो एक सूट का कितना ले लेते हैं, 300 400 500, राइट। तो ऐसे में स्टिचिंग से बहुत मुश्किल से ही, मतलब दिन भर काम करने के बाद उसके डैड बहुत ही मीगर इनकम अर्न कर पाते थे। और ये पुअर फेलो ही यूज्ड टू सी हिज फादर और उसको बहुत अफसोस होता था कि यार कैसे दिन हैं हमारे। अब इसको ये पता था कि इसके पापा चाहते हैं कि ये भी स्टिचिंग सीख ले, लेकिन वो कभी मुंह से नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या करना चाहता है लाइफ में वो उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए, राइट। ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं, बट क्योंकि इसे पता था कि इसके फादर इससे चाहते हैं कि ये स्टिचिंग सीख ले, तो इसने क्या किया, जिस टाइम फादर मशीन पे नहीं बैठे होते थे उस टाइम पे थोड़ा मशीन चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब टेलरिंग बिजनेस में ना बहुत ज्यादा रफ कपड़ा निकलता है। रफ कपड़ा बोले तो किसी का सूट बन गया, इतना सा पोर्शन बचा, वो टेलर अपने पास ही रख लेते, मतलब वो तो क्या ही काम आएगा उस इंसान के, राइट। तो वो टेलर के पास ही पड़ा रहता है। तो यूजुअली टेलर्स के पास आई हैव सीन ऐसे पाइल्स ऑफ कपड़े होते हैं जो यूजलेस होते हैं, स्क्रैप्स बोलते हैं जिन्हें हम। तो इस बच्चे ने क्या किया, उन स्क्रैप्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब एक दिन आया, उसका हाथ बैठ गया और इस चीज के बारे में इसके पापा को कुछ नहीं पता। अभी ये समझ के रखना, मतलब जिस टाइम पे पापा खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, उस टाइम पे ही इज यूजिंग ऑल दो स्टफ ताकि सीख ले ये उन सब चीजों को और अपने पापा की जो अंदर की इच्छा है उसको थोड़ा सा पूरा कर सके। सो इसने क्या किया, इसने स्क्रैप से एक बार क्या किया, एक पर्स बनाया, एक बढ़िया सा बैग बनाया। और आजकल वो बैग्स चल भी रहे हैं, जयपुरी बैग्स अगर तुम देखो तो वो क्या होते हैं, इतने टुकड़ों को अटैच करके वो बैग बना देते हैं और वो कितने पसंद होते हैं अपन लोगों को। जैकेट्स बना देते हैं, यू नो, मतलब टी शर्ट टॉप ऐसे सब चीजें बना देते हैं, ब्लैंकेट्स बना देते हैं और कितने फेमस होते हैं वो सारे स्टफ, कितने महंगे बिकते हैं मार्केट में। तो इसने स्क्रैप से क्या बनाया, पर्स बना दिया। अब इसकी कोई होगी फ्रेंड, इसने जाके वो पर्स क्या किया, अपनी उस फ्रेंड को दे दिया।
कि लो मैं तुम्हारे लिए पर्स लेके आया हूँ। वो तो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह कितना बढ़िया डिजाइनर पर्स है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। अब लड़के को कोई चीज मिलती है ना तो वो जब तक 4 दोस्तों को नहीं दिखाया उनको मजा नहीं आता, राइट। मेरे साथ तो ऐसा है, जब मैं कोई नई चीज मतलब खरीदती हूँ ना तो मेरी आदत है मैं जा के दिखाती हूँ लोगों को, सी आई वॉट दिस। अभी जब मैंने फोन नया खरीदा था तो ऑफिस में आते हुए आई वाज लाइक ऑफिस में मतलब यूं सामने फोन लेते हुए यूं चल रही हूँ ताकि एवरीबडी शुड नोटिस कि मैंने नया फोन लिया है। आई हैव दिस हैबिट, और बहुत सारी लड़कियों की होती है, जिनकी होती होगी वो अग्री भी करेंगे। हाँ, कुछ लोगों को इरिटेटिंग भी लगता है बट इट्स ओके, हमें तो पसंद है ना। सो इसने अपनी 4 फ्रेंड्स को दिखाया, उन फ्रेंड्स ने भी बोला वाह यार कितना बढ़िया पर्स है, कहाँ से मिला, हमें भी चाहिए। अब जो अच्छी चीज दिखती है अपन को चाहिए होती है वो तो इनने बताया कि वो बेन ने मुझे दिया है। तो इन्होंने बोला आस्क बेन कि क्या वो हमारे लिए भी ऐसे पर्स बना सकता है क्या, हम उसको पे कर देंगे। स्टोरी समझ में आई। बेन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके पापा स्टिचिंग का काम करते हैं, मतलब वो टेलरिंग का काम कर रहे हैं, और बेन उन्हें बिना बताए उनकी मशीन पे थोड़ा थोड़ा टेलरिंग सीख रहा है, और वो सीखते सीखते उसने पर्स बना लिया है जो उसने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट किया है, जिसे वो बहुत पसंद आया, और उसने अपनी 4 और दोस्तों को दिखाया जिनको वो बहुत पसंद आया। एंड देन फाइनली दे आस्क्ड बेन कि हमारे लिए भी वो पर्स बनाओ। अब बेन को यहाँ पे एक स्कोप दिखा, बेन को ये दिखा कि मैंने कोई चीज बनाई और वो लोगों को पसंद आ रही है, अब मैं चाहूं तो इसे अपना बिजनेस भी बना सकता हूं। व्हाट से, मतलब इट वोंट बी अ लार्ज स्केल बिजनेस क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पॉकेट उतना अलाउ नहीं करेगी, बट एक स्मॉल स्केल बिजनेस तो वो ऑपरेट कर ही सकता है ना। स्क्रैप से तो बनाना है, पापा उधर टेलरिंग करेंगे, टेलरिंग में वो बचेगा, कपड़ा बचेगा, उस कपड़े को यूज करके पर्स बना के बेचूंगा। व्हाट एन आइडिया सर जी, बस आइडिया आया, उसने एग्जीक्यूट किया, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, एंड आज वो MSME का मालिक है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ऑब्वियसली बेन को नहीं मिला, वो रियल नाम वाले को मिला है। NCERT में वो स्टोरीज इसके बारे में, बहुत बड़ा नाम था तो मैंने वो नहीं यूज किया, बट स्टोरी यही है कि वो अब MSME बिजनेस में अवार्ड जीत चुका है नेशनल लेवल का, बिकॉज ही यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी विच केम इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब उसने स्कैन किया एनवायरनमेंट को, यूटिलाइज की उस अपॉर्चुनिटी को जो उसके पास आई, ग्रैब किया सबसे पहले, फिर उसको एग्जीक्यूट करके उसका फायदा उठाया। सो पूरी स्टोरी समझ में आई कैसे बेन बैठे बिठाए MSME का ऑनर बन गया। अब व्हाट इज दिस MSME, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं MSME। पहले इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाता था, है क्या ये एग्जैक्टली? सी, हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाना। इंडिया की हालत हम सब जानते हैं, इंडिया इज अ पुअर नेशन। इंडिया के बारे में जब भी बात होती है वर्ल्ड में हमेशा यही बोला जाता है इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, विच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू से, इट्स अ फैक्ट, राइट। इंडिया बहुत पुअर नेशन है, नो डाउट। यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर लोग भी हैं, एशिया के वर्ल्ड के अमीर लोग भी यहीं पे बसते हैं, बट एट द सेम टाइम पॉवर्टी भी है, विच वी कांट निग्लेक्ट। सो पॉवर्टी के चलते हुए हर अगला इंसान लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है, बट बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो ऐसा कुछ फैमिली बिजनेस कर रहे हैं बहुत सालों से और उसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब उनकी आने वाली जो जनरेशन है वो क्या करेगी, इन सारी चीज़ों को थोड़ा और आगे लेके जाने के बारे में सोचेगी। वो इंस्टेड ऑफ घर में टेलरिंग बिजनेस करो, एक फैक्ट्री लगा देगी टेलरिंग बिजनेस वाली, समझ रहे हो। सो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि स्मॉल स्केल पे फंक्शन करती हैं, छोटे लेवल पे काम करती हैं, उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर MSME बोलते हैं। अब ऐसा कैसा बाइफिकेशन होता है कि हम किसी इंडस्ट्री को MSME बोलते हैं या किसी को लार्ज स्केल बोलते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, साइज के बेसिस पे बोल सकते हैं हम, टर्नओवर के बेसिस पे बोल सकते हैं, टाइप ऑफ बिजनेस के बेसिस पे बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम कैसे माने कौन सी इंडस्ट्री किस लेवल की है? तो गवर्नमेंट ने हमारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए एक छोटा सा तरीका निकाला है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया था 2006 में, जिसे हम बोलते हैं MSME एक्ट। उस एक्ट के चलते हुए पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली कुछ टेबल बनाए हैं, कुछ लिमिट सेट की हैं कि अगर एक इंडस्ट्री, एक एंटरप्राइज उस लिमिट में फिट बैठेगी तो वो इस नेचर की कहलाई जाएगी, नहीं फिट बैठेगी तो वो इस नेचर की कहलाई जाएगी, बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी तो वो इस नेचर की कहलाई जाएगी। तो वो बाइफिकेशन हमें गवर्नमेंट ने सिखा दी है। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए, MSME एक्ट के अकॉर्डिंग
हम प्लांट एंड मशीनरी पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है एंड उस एंटरप्राइज का टर्नओवर क्या है। इन दोनों बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई इंडस्ट्री इस लिमिट में आ सकती है या नहीं आ सकती है। दो चीजें मैंने बोली, वैसे तो साइज भी ले सकते थे, स्केल भी ले सकते थे, टाइप ऑफ बिजनेस भी ले सकते थे, नेचर ऑफ बिजनेस भी ले सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चुना क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चुना हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड सेकेंड टर्नओवर। सो ऐसी कोई इंडस्ट्री जो कि 1 करोड़ से कम पैसा उसने इन्वेस्ट किया है प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर उसका 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, उसे हम माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं या एंटरप्राइज बोलते हैं। अब आई एम एक्सपेक्टिंग आपको MSME इसका तो फुल फॉर्म पता ही होगा। M स्टैंड्स फॉर माइक्रो, S स्टैंड्स फॉर स्मॉल, M स्टैंड्स फॉर मीडियम। सो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमारे हैं उनमें फर्स्ट माइक्रो की लिमिट है 1 करोड़ एंड प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़, डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ टर्नओवर। स्मॉल की बात करें तो 10 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में लगा होना चाहिए, मतलब इससे कम ही लगा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगा होना चाहिए, और 50 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो 50 करोड़ और 250 करोड़। अब याद रखने का एक छोटा सा फंडा ये है कि भैया जो अमाउंट ज्यादा है वो टर्नओवर का है, जो अमाउंट कम है वो प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट का है। तो टर्नओवर हमेशा ज्यादा अमाउंट के होंगे इन कंपैरिजन टू दिस। ये 1 करोड़ है तो वो 5 करोड़ है, वो 50 करोड़ है तो 10 करोड़ है, ये 50 करोड़ है तो वो 250 करोड़ है। तो टर्नओवर का अमाउंट हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, एक एंटरप्राइज का टर्नओवर कितना जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस नेचर की इंडस्ट्री कहलाई जाएगी, और व्हाट इफ इससे बियॉन्ड जा रहा है तो वो इन तीनों में ही फिट नहीं आएगी, फिर वो चली जाएगी लार्ज इंडस्ट्रीज में। अब ये MSME करती क्या है? वैसे तो इनके बहुत सारे रोल्स और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, लेकिन आप ऐसे मानिए कि अगर हर इंडस्ट्री लार्ज स्केल पे फंक्शन करने लगेगी तो ऐसे में क्या हमारी इकोनॉमी उतना प्रॉस्परस हो पाएगी? लार्ज इंडस्ट्रीज बोले तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जहां पे सारा काम मशीनरी से चल रहा है। देखा है ना जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होती है, वैसे क्या इतने लार्ज इंडस्ट्रीज अगर तुम इंडिया में सेट कर दो कि तो इंडिया का काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत भर के है और हमें कोई ऐसी टाइप ऑफ इंडस्ट्री चाहिए जिसमें उस पॉपुलेशन को हम एंगेज कर सके, जिसमें उस पॉपुलेशन को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके। सो हम चाहते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। नाउ इफ यू डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, तो कृपया करके जाके वो पुरानी वाली वीडियो देखी जिसमें हमने अच्छे से उन दोनों का ही बाइफिकेशन समझाया है। शॉर्ट में बताऊं तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ज्यादा लेबर काम करती है, व्हेयरएज जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है उसमें हम ज्यादा मशीनरी लगाते हैं और लेबर बहुत सिलेक्टेड होती है। तो ये टिपिकली उन एरियाज के लिए होती है जहां पे पॉपुलेशन कम होती है और ये उन एरियाज के लिए होती है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो इंडिया को ज़रूरत थी हमेशा से ऐसी इंडस्ट्रीज खोलने की जहां पे लेबर को इस्तेमाल किया जा सके, एज हम वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। सो ऐसे में हमें हमारी ये पॉपुलेशन जो है, जनता जो है, इन सबको काम भी तो देना पड़ेगा, वरना वो नारे लगाने लग जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत है, बहुत है, बहुत है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और तो उन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ऑल्सो प्रमोट्स MSME। मतलब आपको इंटेंशन समझ में आ रहा है कि सरकार का मतलब इनिशिएटिव क्यों लिया सरकार ने MSME के बारे में? वो इसलिए लिया क्योंकि सरकार को ज़रूरत थी यहाँ के देशवासियों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट अपनी तरफ से भी सरकार इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को धक्का देती रहती है, पुश देती रहती है और बोलती है जितना MSME खोलना है खोलो खोलो खोलो, दैट्स गुड फॉर अस। ठीक है, अब MSME के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। ओके, सो इट सेज MSME contributes significantly to the development process and acts as a vital link industrialization in terms of production। देखिए, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, सबके घर में पैसा आएगा,
जब सबके घर में पैसा आएगा तो सब अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे ऑब्वियसली, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ा पाएंगे। जब ये पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो दुकानों पे जाके खरीदारी करेंगे, मॉल्स में जाके खरीदारी करेंगे, पैसा यहाँ से वहाँ जाएगा, इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ऐसे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी इकोनॉमी चल पड़ेगी, मतलब अभी भी चल रही है लेकिन और तेजी से चल पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होना। जब हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग अर्न कर पाएंगे, जब हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग खुद की कमाई मतलब खुद की लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाएंगे, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, पूरा देश ही तो प्रॉस्परस बनेगा, राइट। तो एमएसएमई काफी हद तक इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमी में इंडस्ट्री सेट होना, ठीक है। मतलब कई कई तो ऐसे देश थे जिन्होंने पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन लाया था कि पहले उनके यहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं होती थी और इस रेवोल्यूशन के चलते हुए उन्होंने धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज खोली। इंडिया भी वही चाहता है और एमएसएमई इसमें काफी अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हर अगला इंसान तो लार्ज इंडस्ट्री खोल नहीं सकता, सिंपल सी बात है। एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इंडस्ट्रियल सिनेरियो में एमएसएमई काफी डोमिनेट करती है। अब इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है वो दो नेचर की हैं। पहली है एमएसएमई, दूसरी है लार्ज, मतलब नॉर्मल वाली। अब लार्ज हर कोई तो खोल नहीं पाता, ज्यादातर लोग क्या खोल सकते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, इंडिया की पॉपुलेशन की पॉवर्टी हालत को ध्यान में रखते हुए, इंडिया की पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए देखिए कि एमएसएमई का ज्यादा स्कोप है। हर अगला इंसान लार्ज इंडस्ट्री नहीं खोल सकता। आप ऐसे मानिए एक ऐसा मतलब 50 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो वो तो हर कोई नहीं कर पाएगा, राइट। तो ज्यादातर लोग एमएसएमई खोल सकते हैं, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेट कर सकती है और करती भी है। आज की डेट में अगर आप देखो ना, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम इंडस्ट्री खोलें, खुद के मालिक खुद ही बन जाए इंस्टेड ऑफ दूसरे के अंडर काम करने के। स्मॉल बिजनेस की कॉन्सेप्ट सुनी होगी, इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स बनती रहती है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे लोग वो हैं जो एमएसएमई खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा एक चीज है, कंफ्यूज मत होना, एक है कि ट्रेडिंग करना, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। आई होप इसके बारे में आपको पता है, इनिशियल चैप्टर्स में आपने पढ़ा है। सो एमएसएमई और लार्ज इंडस्ट्रीज में अगर बात करी जाए तो एमएसएमई ज्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व है, नॉट इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, माइट भी उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सकती है जीडीपी में, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि अभी हमारे लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन डोमिनेटिंग हो सकता है। फिर इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, मतलब इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाए। इट सेज एमएसएमई प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूट 29.7% ऑफ जीडीपी एंड 49.66% ऑफ एक्सपोर्ट्स। मतलब हमारी टोटल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 29.7, मतलब मोटा मोटा मानो तो 30% है, और एक्सपोर्ट्स में 49.66, मतलब मोटा मोटा मानो तो 50% है। मतलब इंडिया से जो चीजें बाहर जा रही हैं उसमें मैक्सिमम वो चीजें जा रही हैं जो एमएसएमई ने बनाई है। वाओ, मतलब मेरे तो खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एमएसएमई खोल के बैठे हुए हैं। सी आई बिलोंग टू हरियाणा, तो हरियाणा में पानीपत वाज द सिटी जहाँ पे आई यूज्ड टू लिव। तो पानीपत ना टेक्सटाइल का हब माना जाता है, हर अगले घर में फैक्ट्री लगी हुई है, टेक्सटाइल फैक्ट्री, ठीक है। तो वहां से मेजरली जो सामान होता है, अब इंडियंस तो इतना ज्यादा यूज करते नहीं है कि भैया हर अगले महीने टेक्सटाइल चेंज कर रहे हो, तुम बाकी का बल्क का सामान कहाँ भेजे, तो ज्यादातर लोग एक्सपोर्ट में उसमें वो भेजते हैं अपना सामान। तो एमएसएमई 50% एक्सपोर्ट्स भेज रही है इंडिया से बाहर, तो एक्सपोर्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन 50% है, और ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो 30% कंट्रीब्यूशन है इनका। इसी से आप समझ सकते हैं कितना डोमिनेटिंग होता जा रहा है आज की डेट में। The sector offers employment to nearly 60 million people. That's the most important thing, कि ये पॉपुलेशन के लिए ही बनाई गई थी कि पॉपुलेशन को कमाई का जरिया मिल जाए, और 60 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है आज की डेट में। और जैसे हालात बदल रहे हैं ना, जैसे लोग एमएसएमई खोल रहे हैं ना, आई फील लाइक ये फिगर और बढ़ेंगे, ठीक है।
थ्रू 28.5 million enterprises after the okay enterprises इतने numbers में. But again I'll be telling you this thing कि do not copy paste all these facts and figures. आप बस अपनी एनालिसिस लिखिए कि हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है. अगर हाँ उस टाइम पे आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट मेजर है, फिगर लिखना मेंशन करना ज़रूरी हो रहा है, तो करिएगा. अदरवाइज मैं ज़्यादातर रेकमेंड नहीं करती हूँ फिगर्स लिखना. आप एनालिसिस लिखिए अपना कि आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि फिगर्स में ना यूजुअली क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ का कुछ लिख के आ जाता है. अब आप एक्सपोर्ट्स में 30% लिख दो, जीडीपी में 50% लिख दो, थोड़ा सा उल्टा कर दो, तो वहां पे तो आप गलत हो जाओगे ना. इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करती. बट हाँ कोई जो ज़्यादा रट्टू तोता टाइप होते हैं ना, जो अच्छे से पढ़ के उसी टाइम वही एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, वो लोग लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट. All these things we have already studied. Nationwide development. Okay, so ये बोलते हैं in India the MSME consists of both traditional and modern small industries. देखिए एक ज़माना हुआ करता था जब वो चरखा चलाया जाता था और उस पर खादी बनाई जाती थी. महात्मा गांधी खुद ये काम करते थे और ये सारी चीज़ें होती थी. ये इंडस्ट्रीज भी हैं आज की डेट में. देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो डिसअपियर हो गई हैं. आज की डेट में ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं. बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी आ गई हैं. तो इंडिया का एमएसएमई दोनों से मिलके बनता है. ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ जैसे मतलब हम एमएसएमई का नाम ले तो हमारे दिमाग में वही पुराने ज़माने की घिसी पिटी इंडस्ट्रीज आ जाते हैं. नहीं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, मतलब आई मीन दिस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे ही काम करती हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया. लेकिन एट द सेम टाइम मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी हैं, मतलब थोड़ा हाईटेक, थोड़ा सा बेटर वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लेबर इंटेंसिव रहेगा, इसमें हल्का फुल्का कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है. सो एमएसएमई फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में बहुत डोमिनेटिंग रोल निभा रही है. दूसरा, एमएसएमई में अगर हम देखें तो इंडिया में दोनों तरह की एमएसएमई वर्क कर रही है, ट्रेडिशनल भी कर रही है, मॉडर्न भी कर रही है. मॉडर्न कौन सी, जो थोड़ा टेक रिलेटेड होती है, और ट्रेडिशनल कौन सी, वही जो हाथ पे और वही सब काम कर रही होती है, घर पे ही उन्होंने चारपाई वगैरह बनाने का काम कर रखा है, ये सब कर रखा है, वो सब आ जाती है. दिस सेक्टर हैज़ 8 सब ग्रुप्स. इस सेक्टर की 8 सब ग्रुप्स है. हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, कॉय, सेरिकल्चर, खादी इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पावर लूम्स. ये सारे के सारे इसके अंदर कवर होते हैं. अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट है, बस गूगल करो, एक फोटो देखोगे तो मैं क्लिक कर जाएगा. पावरलूम क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, विलेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वैसे 2 इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दूंगी ही सही. दिस इज ओके. विलेज इंडस्ट्री की बात करें तो थोड़ा सा नाम से जाओ. विलेज इंडस्ट्री क्या होती है? विलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड है. मतलब विलेज बोले तो गांव में बसने वाली इंडस्ट्री इज विलेज इंडस्ट्री. ठीक है, अब ये काम क्या करती है? बहुत ही बेसिक नेचर का काम करती है, जिसमें हो सकता है पावर का इस्तेमाल हो सकता है पावर का इस्तेमाल ना हो. व्हाट इज पावर नाउ? शक्ति नहीं है, शक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है. ऐसी भी इंडस्ट्रीज आती हैं विलेज इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती. कहने का मतलब ये हुआ, मैंने ऐसा एक फ्रेम बनवा लिया, मैं उस पर हाथ से काम कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत है? हाँ, अगर तुम यहाँ पे बोलोगे कि बल्ब नहीं जलेगा तो आपको दिखाई कैसे देगा, तो उस इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही. इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द मशीन्स, उस इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे. पावर में यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी जो कि मशीनरी को ऑपरेट करने में काम आती है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स एंड एवरीथिंग, राइट. सो ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जो विदाउट पावर मतलब काम कर रही हैं, और ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जो पावर में काम कर रही है, पावर के इस्तेमाल से. मतलब जैसे मान लो टेलरिंग वाला बिजनेस है, तो टेलरिंग वाले बिजनेस में ऐसे भी टेलर वो होते हैं जो अपने पैर चलाते रहते हैं और आपकी मशीन काम करती रहती है. और ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे एक मशीन सी रख लेते हैं, आई डोंट नो वो मशीन कौन सी होती है, वो चलती रहती है, उसमें आपको पैर मूव करने की जरूरत नहीं होती, ये घूमता रहता है. तो ये पावर हो गई, ये विदाउट पावर हो गई. अंडरस्टैंडिंग, समझ जाओ. ओके. कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये अक्सर वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो छोटी मोटी होती है, घरों में ही कुछ लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बेसिक नेचर का काम कर रही होती हैं, बहुत ही कम उसमें फंक्शन करती हैं. मतलब ये किसी भी टाइप की जो इंडस्ट्री है ना, ये सारी की सारी बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती हैं और यूजुअली बहुत बेसिक नेचर का काम करती हैं. ठीक है, जिसमें ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है.
चलिए नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट जिसमें एमएसएमई के बारे में कुछ फीचर्स बताए हुए वो हम पढ़ लेते हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट सेज इट एक्ट्स एज अ क्रूशियल लिंक इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने बात कर लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका काफी क्रूशियल रोल बनता है। कैसे? क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं एमएसएमई ही खोलना, लार्ज इंडस्ट्रीज खोलना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इंडिया में मतलब अभी आदत डेवलप होती जा रही है लोगों के बीच में दैट वी वांट टू बिकम आवर ओन बॉस। और जैसे हमने हालत देखी है हमारे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, उसके बाद हमें लगता है खुद के बॉस खुद ही बन जाए इंस्टेड ऑफ वर्किंग अंडर समवन एल्स, और वो भी ऐसे कि बिल्कुल हमारे जो हमने पढ़ा लिखा है उसकी वैल्यू ही ना हो रही हो वहाँ पे, है ना। मतलब बहुत बार इंडिया में ऐसा होता है कि लोगों को अपने अकॉर्डिंग जितना उन्होंने पढ़ा लिखा है उसके अकॉर्डिंग उतनी बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना पड़ता है छोटी मोटी पोस्ट पे। तो उससे बेटर है तुम खुद के बॉस खुद बन जाओ, राइट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी वो कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्रीज वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपोर्ट होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहीं से हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होएगी। हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैंने बताया एमएसएमई में ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है जिसकी वजह से लेबर को काम मिलता है। जब लेबर को काम मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं होती। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया एमएसएमई बहुत बेसिक नेचर से स्टार्ट हो जाती है। वैसे आपको लग रहा होगा 5 करोड़ 1 करोड़ बहुत बड़े बड़े फिगर्स है, हाउ कम मैम इज सेइंग कि इतने ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं दैट ये जो 500 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ है ना, ये आज की डेट में इतने ज़्यादा बड़े नहीं माने जाते हैं। मतलब आज पैसे की वैल्यू इतनी ज़्यादा वो हो गई है ड्रॉप डाउन कि आज की डेट में 1 करोड़ कोई बहुत हैवी रकम नहीं होती है। हाँ, एक जमाना हुआ करता था, जैसे पेरेंट्स हमारे अक्सर हमें बोलते हैं हमारे जमाने में वो चीज ऐसे मिल जाती थी, बोलते हैं ना, तो उनके जमाने में वाकई में वो चीज उतनी मिल जाती थी। जैसे मेरी मॉम बताती है व्हेन शी वाज लिविंग इन अ हॉस्टल, तो 4 लड़कियों के साथ शी यूज्ड टू शेयर द रूम, और ये लोग क्या करते थे, 4 आने में एक पूरा मतलब बड़ा वो जो होता है ना यूटेंसिल, उसको छोलों का भरवा के लाते थे और रोटी बना के फिर खाया करते थे। सो जो 4 आने में, आज तो आपको पता ही नहीं होगा आना होता क्या, मैंने भी सिर्फ मम्मी के मुंह से ही सुना है। तो ऐसा है कि पहले के टाइम में पैसे की कीमत भी वैसे थी, आज की पैसे की कीमत ही ड्रॉप डाउन हो गई है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, तो 1 करोड़ 5 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं होती है। आजकल लोग अपना घर ही इतने बेसिक रुपए में बना देते हैं यार। आर लेबर इंटेंसिव, लेबर ज्यादा इस्तेमाल होती है। वैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, साथ मिक्स भी करके लिख सकते हैं। आर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वैल्यू चेन, वैल्यू चेन क्रिएट करते हैं, मेक्स यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स। एमएसएमई की सबसे बढ़िया बात यही होती है कि वो इंपोर्ट करने पे बिलीव नहीं करती कि बाहर से मटेरियल मंगवा लो। वो बोलते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल कर लो। इंपोर्ट में जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और उतना खर्चा हमें करना नहीं है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा महंगे होते नहीं हैं कि हम इतना खर्चा बेयर कर पाए। यूज ऑफ इंडिजीनियस स्किल्स, मतलब जो यहाँ पे अवेलेबल स्किल्स हैं लोगों के बीच में उन्हीं का ही इस्तेमाल करना। जैसे किसी की कला अच्छी होती है, कलाकृति अच्छा होती है, जैसे आजकल ना मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे पेजेस आ रहे हैं जो स्किल रिलेटेड हैं। कोई मटका बना रहा है, कोई हाथ से कपड़ा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें आपके स्किल्स इस्तेमाल होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर बहुत स्किल है, जो बहुत स्किलफुल लोग हैं, उनके स्किल्स भी इस्तेमाल हो जाएंगे एमएसएमई के चलते हुए। प्रोवाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर एंड स्पेशलाइज्ड गुड्स, ये कंज्यूमर एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स भी बनाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको हर नेचर के गुड्स मिलते हैं, हर एमएसएमई अलग कुछ बना रही होती है जिससे हर नेचर का आपका नीड या वांट सेटिस्फाई हो जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स काइंड ऑफ एक्सप्लेन करते हैं हाउ एमएसएमई इज चेंजिंग एवरीबडीज लाइफ। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है रोल के बारे में, मतलब एमएसएमई इंडिया में क्या रोल निभाती है। वैसे हमने जो चीज़ें पढ़ी है ना, समवट हमने सारे रोल उसी में ही डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एक्सप्लिसिटली यहाँ पे पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। अब मैं आपको रोल की बात बताऊँ तो 2 तरह के रोल हम पढ़ेंगे। एक, एमएसएमई इंडिया में क्या रोल निभा रही है, और दूसरा एमएसएमई रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल निभा रही है। बुक में आपके एक ही दिए हुए हैं, लेकिन हमने 2 बाइफिकेशन कर दिए क्योंकि पेपर आपका किसी भी तरीके से आ सकता है। तो इंडिया में उसका क्या रोल है और रूरल एरिया में क्या रोल है, वो दोनों हम बात करेंगे। शुरुआत हम इंडिया के रोल से करेंगे। सो आप जैसे कि देख सकते हैं इतने सारे कलरफुल प्यारे प्यारे से पॉइंट्स हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एंड मोमेंट पे जब आपको पेपर देने जाना ही है उस टाइम देख के जाइएगा, सारे पॉइंट्स याद रहेंगे आपके दिमाग में। प्लस कलरफुल हमने इसलिए कराया है क्योंकि कलर्स ऐड हो जाए बुक्स में तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ना। तो हमारे स्लाइड रिव्यूअर ने पहले ही बोल दिया क्या रंगोली बना रहे हो, बट आई फील लाइक इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को वो करना।
फर्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, व्हाट इट सेज। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसे जनरेट करता है एमएसएमई कि मैक्सिमम एमएसएमई लेबर इंटेंसिव होते हैं। अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ज्यादा लेबर काम कर पाएगी, ज्यादा लेबर चाहिए होगी तो ज्यादा लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा, उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्लस एट द सेम टाइम आप खुद को भी तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप 4 पार्टनर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। पहले उन लोगों को अपने लिए अलग अलग काम ढूंढने जाना पड़ता, अब वो खुद की इंडस्ट्री खोले हुए हैं तो मतलब उनको काम नहीं ढूंढना पड़ रहा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होती है यहाँ पे, एट द सेम टाइम दूसरे लोगों को भी आप हायर करते हो क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एमएसएमई बढ़ाती हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा के रख देंगी, 1-2 लोगों को मशीन पे नजर रखने के लिए लगा देंगी, 1-2 लोगों को सुपरविजन के लिए लगा देंगी, बस 4-5 लोगों में उनका पूरा काम चल जाता है। विच इज मतलब ठीक है अपने अकॉर्डिंग, मतलब फिनिश गुड अच्छे बनते हैं, बट एट द सेम टाइम लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिल पाती ना। डाइवर्स वैरायटी, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये हर कुछ बनाती है, मतलब हर एक चीज, तुम नाम लो और चीज हाजिर होगी। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की बात कर लो, रग्स की बात कर लो, कुशन्स की बात कर लो, कपड़ों की बात कर लो, ब्लैंकेट्स की बात कर लो, बेडशीट्स की बात कर लो, हर एक चीज बनाती हैं। तो वैरायटी बहुत है इनके पास। जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही जाती है जहां उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखता है, बट ये इंडस्ट्रीज क्योंकि स्किल्स पे काम करती हैं, रिसोर्सेज पे काम करती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इट यहाँ पे वैरायटी बहुत होती है गुड्स की। अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स बनाएंगी, अलग अलग चीजें बनाएंगी। इसमें आप 3 से 4 एग्जाम्पल लिख दोगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप मुझे बताइए एक ऐसा इंसान है जिसकी गुल्लक हमेशा भरी रहती है, जिसके नोट मतलब जिसकी पॉकेट्स हमेशा भरी रहती है और जिसके पास कभी पैसे की कमी नहीं होती। ऑन द अदर साइड दूसरा एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत मुश्किल से कभी पैसा मिल पाता है, 10 रुपए भी उसे मांग मांग के लेना पड़ता है, 3-4 दिन उसे पेरेंट्स के सामने वो करना पड़ता है, उसके पास उसे मिलते हैं 10 रुपए। तो एक बच्चा जिसको पैसे की कभी कभी नहीं आई है और एक बच्चा जिसको बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है, ठीक है। दोनों ही बच्चे को आप 1000 का नोट दे रहे हैं। अब आप पहले पूछेंगे 1000 का नोट तो होता नहीं है, तो 500 के 2 नोट दे रहे हो, ठीक है। इसको भी 500 का 2 नोट दे रहे हो, इसको भी 500 का 2 नोट दे रहे हो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ऐसे सिनेरियो में कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छे से उस 1000 रुपए को खर्च करेगा या यूटिलाइज करेगा? मैं चाहती तो ये सारी चीजें ड्रॉ करके भी दिखाती, लेकिन आजकल कुछ बच्चों ने ना कमेंट में लिखना शुरू कर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक ड्राइंग चल रही है, इस टाइम से इस टाइम तक ड्राइंग चल रही है। कल ही मैंने कमेंट देखा है ना, पता नहीं क्यों चलते हैं मेरी स्किल्स से, ये गलत बात है ना। अब मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मैं क्या करूं? चलो बताओ, यहाँ पे एक बच्चा ऐसा है जिसके पास बहुत पैसे हैं, उसको तुम 1000 रुपए दे रहे हो। दूसरा बच्चा ऐसा है जिसके पास कभी पैसे नहीं रहते, उसको तुम 1000 रुपए दे रहे हो। टेल मी कौन सा वाला बच्चा ज्यादा अच्छे से उस पैसे को इस्तेमाल कर पाएगा? बताइए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये वाला बच्चा जिसके पास पैसे कम रहते हैं वो पैसे को अच्छे से, ढंग से, एफिशिएंटली, सोच समझ के इस्तेमाल करेगा। ये बच्चा तो कहीं पे भी जाके 1000-2000 की आइसक्रीम खा जाएगा, महंगे से महंगी और ऐसे सब, राइट? क्योंकि इसको पैसे की कदर नहीं है, इसको पैसे की बहुत कदर है क्योंकि इसके पास पैसा कम रहता है। तो स्मॉल स्केल सेक्टर पे काम करने वाली इंडस्ट्रीज के साथ यही दिक्कत रहती है कि इनके पास हमेशा रिसोर्सेज की कमी होती है। अब जिसके पास जिस चीज की कमी होती है ना, वो उस चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। अब आप मांगनिए कोई हंग्री इंसान, मतलब कोई भूखा इंसान है जिसको मतलब खाना नहीं मिल पा रहा है, उसको अगर एक बर्गर मिल जाएगा बड़े वाला तो उसको कैसे अच्छे से संतुष्टि के साथ खाएगा। ऑन द अदर साइड एक बच्चा जिसने सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया पराठे में, उसको तुम बड़ा बर्गर दे रहे हो, वो आधा छोड़ के ऐसे ही निकल जाएगा, होगा ना? तो मतलब जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, मैनेज करना जानता है। सो सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी कि यहाँ पे एमएसएमई के पास कम रिसोर्सेज होने के कारण जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते हैं उसको वो निचोड़ के बिल्कुल अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एनकरेज लोकल्स। भाई आपने इंडस्ट्री लगाई है, अब उससे क्या होगा, आसपास में जो लोग काम करने आपके पास आ रहे हैं वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेंगे कि यार हम भी चलते हैं इनके यहाँ पे काम करने में,
ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपने इंडस्ट्री लगाई है, आपके साथ कोई ऐसा इंसान था जो ऑलमोस्ट सेम स्टेटस का था, उसने सोचा यार मैं भी कहाँ अपनी लाइफ में वो कर रहा हूँ, मैं भी इंडस्ट्री लगाता हूँ, माइट भी मेरी इंडस्ट्री भी एज प्रॉफिटेबल हो जाए एज इसकी है। तो आप इससे क्या करते हैं, उन लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं बढ़ता है आपकी वजह से। आपने हमेशा सुना होगा कि किसी भी एरिया में अगर एक स्कूल बन जाए बढ़िया सा, या एक इंडस्ट्री खुल जाए, या एक हॉस्पिटल खुल जाए, तो उस एरिया का पूरा भाव बदल जाता है, बढ़ जाता है एक्चुअली आई शुड से। क्यों होता है ये? क्योंकि एक चीज ही आपके एरिया को पूरी डेवलप करवाने में मदद करा देती है, इतना इनकरेज करती है। सेम चीज यहाँ पे होती है, लेस कॉस्टली, इतना ज़्यादा कीमत भी नहीं आता क्योंकि उतना ज़्यादा आप कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो। कुछ तो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बिना पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी नहीं है, बस लेबर की वो लग रही है, स्किल्स लग रही हैं, उसकी मेहनत लग रही है। सो काफ़ी कॉस्टली कम पड़ती हैं ये हमें। क्विक डिसीजन, इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि 10 लोग रखे हुए हैं हमने डिसीजन मेकिंग के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, 1-2 लोग मैनेज कर रहे होते हैं, फट से डिसीजन लेते हैं, फट से काम हो जाता है। इधर उधर 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 सारी चीज़ें बातचीत करना और ये सब नहीं रहता। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, शेयर होल्डर से ओपिनियन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऑडिटर को बुलाएंगे, कितना तामझाम हो जाता है। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी इंडस्ट्रीज होती है, इनमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता, एक इंसान होता है, इकलौता डिसीजन लेके काम खत्म करता है। रूरल डेवलपमेंट, मैक्सिमम एमएसएमई प्रेफर करती हैं रूरल एरियाज में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, या फिर अर्बन एरियाज के आउटस्कर्ट्स पे एस्टेब्लिश करना, जिसके कारण क्या होता है कि भैया उस एरिया की जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ अगर आपके यहाँ पे आ जाती है, हॉस्पिटल, स्कूल या फिर इंडस्ट्री, तो आपके एरिया के भाव बदल जाते हैं, आपके एरिया डेवलप हो जाता है। तो रूरल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हद तक मदद कराती है हमारी ये इंडस्ट्रीज। बैलेंस डेवलपमेंट, अब भाई कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, तो वो डेवलप करने लग जाता है। बट उसी के साथ एक दूसरा एरिया अटैच होता है जो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लगता लार्ज इंडस्ट्रीज को, तो वो कोई इंडस्ट्री सेट नहीं करती। तो ऐसे आप देख रहे हो एरियाज में कितना डिफरेंस आ जाता है, एक एरिया तेजी से डेवलप कर रहा है, दूसरा एरिया बिल्कुल डेवलप ही नहीं कर रहा। तो ऐसे सिनेरियो में एमएसएमई काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं कि वो उस एरियाज में एस्टेब्लिश हो जाती हैं जहाँ पे लेबर को, मतलब जहाँ पे आपको चीप लेबर मिल जाएगी, बाकी सारे रिसोर्सेज चीपली मिल जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी, और इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं जाएगी। लार्ज एरिया तो वैसे ही दूसरी जगह एस्टेब्लिश है, तो उनका कंपटीशन भी आपको दिखाई नहीं देगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको ग्रो करवाना शुरू कर देते। तो ऐसे में बैलेंस्ड ग्रोथ हो जाती है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो जाती है। तो पूरा इंडिया इस तरह से इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं हमारे क्या बोलते हैं रोल में, जैसे कि आपका एनसीईआरटी का रोल मैं देखूं तो इसमें फर्स्ट बैलेंस रीजनल ग्रोथ के बारे में बोली हुई है। जैसे मैंने आपको ये बाइफिकेशन बताया एरियाज का, इसमें भी यही होता है कि भैया अलग अलग रीजन अलग अलग डेवलपमेंट कर रहा है, तो जिन रीजन्स की कम डेवलपमेंट है तुम वहां पे इंडस्ट्री सेट करवा दो। गवर्नमेंट पता है क्या करता है, गवर्नमेंट का एक ट्रिक है, आपको पता है टैक्सेशन, अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आप एक प्रोविजन पढ़ेंगे कि जो हिली एरियाज हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हमारे सेवन सिस्टर्स बोले तो नॉर्थ ईस्ट वाली सारी स्टेट्स, यहाँ पे अगर कोई इंसान अपनी इंडस्ट्री सेट करता है ना, उसको टैक्सेशन में रिलैक्सेशन है, उसको सब्सिडी मिलती है, उसको चीप प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत बहुत रिलैक्सेशन दी जाती है, बहुत एडिशनल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इन एरियाज में कोई भी इंडस्ट्रीज लगाना प्रेफर नहीं करता, तो इनको बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे प्रिविलेजेस आपको ऑफर करता है। तो अगर आप जाके यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ की रीजनल ग्रोथ होगी, मतलब दूसरे रीजन जो आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये एरियाज जो पीछे छूटते जा रहे हैं वो चीज़ थोड़ी सी कर्व होगी। तो रीजनल डेवलपमेंट में भी एमएसएमई काफ़ी ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। एंड देन सेकंड इट सेज इट्स द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एग्रीकल्चर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने वाला इंसान है। मतलब मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस से ही एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं उनको इस साइड लाएं। तो सेकंड नंबर पे आज की डेट में कौन आती है? एमएसएमई आती है। एंड देन अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, जो वैरायटी हमने बात करी। उसके बाद सिंपल प्रोडक्ट से लेके टेक्निकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों में इसका वो नाम मेंशन किया जाता है। जैसे ना अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रही थी एक चीज़, ये जो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स जाते हैं, कोई मून पे जा रहा है, कोई मार्स पे जा रहा है, चंद्रयान 1, 2, ये सारी चीज़ें आजकल गवर्नमेंट ने पता है क्या शुरू किया है कि इनके अंदर जो भी पार्ट्स लगेंगे ना वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसमें अगेन एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा। हाउ? एमएसएमई का बोलते हैं कि भैया छोटे छोटे पार्ट्स बनाओ, पहले ये पार्ट्स हम इंपोर्ट करते थे बट अब तुम बनाओ,
हम तुम्हें रिलैक्सेशन देंगे, हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे, तुमसे ये 5 खरीदेंगे भी सही। एमएसएमई उन्हें वो 5 बना के दे देती है, जिससे डोमेस्टिकली वो 5 प्रोड्यूस हो जाते हैं, वही लगते हैं हमारी चीज़ों में, और वही फिर जाके हमारा नाम रोशन करते हैं देश में। तो समझ रहे हैं कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। देन दिस ए स्मॉल साइज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, और एम्पल अपॉर्चुनिटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। अच्छा, हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया। देखिए, एमएसएमई शुरू करने से पहले एक इंसान के अंदर उतना जिगरा होना चाहिए कि रिस्क लेने के लिए तैयार हो। आप मुझे बताइए, जो लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते, क्या वो कभी भी बिजनेस खोलना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। उन लोगों को लगेगा यार जॉब कर लूं, गारंटीड इनकम घर में आ रही है। बिजनेस में हो सकता है अगले साल मुनाफा हो सकता है नहीं हो। कोविड का सिनेरियो अगर आपने पास्ट में देखा है तो उसमें कितने बिजनेसमैन को कितने कितने लॉसेस हुए हैं, देखा है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लेके चलनी पड़ती हैं, डिस्काउंट करनी पड़ती हैं। तो अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं, यू विल नेवर प्रेफर दिस लाइन। तो वो इंसान जिसको रिस्क लेना पसंद है, वो एमएसएमई खोलने के बारे में सोचेगा, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिखाई है ना। हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा इंसान जो रिस्क लेना पसंद करता है वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो दोनों कनेक्शन हो गए ना। वैसे अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी, कब बताऊंगी, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, जब हम एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लिंक पढ़ रहे होंगे, विच इज़ एक अलग से टॉपिक आपके बुक में, तब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको ले चलती हूँ हमारे सेकेंड पॉइंट पे। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल डेवलपमेंट। इसमें भी ये पॉइंट्स है। फर्स्ट है प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। यहाँ पे हमने बस क्या किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने पुराने उसमें पढ़ा था उसकी जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेटेड इन रूरल एरियाज ऐड कर दिया कि लोकल एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ पे इंडस्ट्री सेट होती है वहाँ के लोगों को काम मिल जाता है। वो बेचारे लोग जो इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते, वो बेचारे लोग जो इतना ज़्यादा एजुकेशन गेन नहीं कर पाते, वो बेचारे लोग जो कि गाँव में रह जाते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कौन कर देती है? हमारी एमएसएमई कर देती है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। भैया हमारे गांव वगैरह रूरल एरियाज के पास पता नहीं कितने रिसोर्सेज होते हैं, मतलब आप खोदने निकलोगे ना रूरल एरियाज में इतने रिसोर्सेज निकल जाते हैं जितने मतलब आपको मुश्किल से भी ना मिले, तो वो सारे भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। देन इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। पुअर एरिया मतलब रूरल एरियाज के लोग यूजुअली क्या करते हैं कि उनको बाहर ना जाना पड़े, तो ज़बरदस्ती एक ही छोटे से प्लॉट पे ज़्यादा लोग काम करने लग जाते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो उससे क्या होता है, वो जो अपनी शक्ति लगा सकते थे कुछ काम करने में, कुछ अलग काम करने में, वो ज़बरदस्ती एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक अच्छा तरीका है कि भैया उनको अलग से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी किसी और जगह, और उनको ज़बरदस्ती उस फील्ड में जहाँ पे उनकी एफर्ट्स रिक्वायर्ड भी नहीं है वहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होएगी। कैसे होएगी? वो इंसान अब अपना अलग कमाएगा, उसके घर वाले अपना अलग कमा रहे होंगे, तो दो अलग अलग कमाई मर्ज होंगी, पूरी इनकम किसकी बनेगी? फैमिली की बनेगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। रूरल मतलब अगर सारी इनकम अर्बन एरिया से ही आती रहेंगी तो नेशनल इनकम में हमेशा अर्बन एरिया ही तो हाईलाइट होता रहेगा, बट अगर रूरल एरियाज में आप एमएसएमई लगा देंगे तो यहाँ से भी आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो नेशनल इनकम अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों से आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नेशनल इनकम में, जो आज तक मैक्सिमम अर्बन एरिया से आ रहा था। प्रिवेंट माइग्रेशन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं जाना होता है शहरों में, जिनको गांव में रहना पसंद होता है, बट ज़बरदस्ती उन्हें शहरों में शिफ्ट होना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि भैया उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको कुछ नया सीखना है। जब मैं गांव से शहर आई थी, मैं तो अलग रीजंस की वजह से आई थी कि पढ़ाई वढ़ाई करनी थी और सारी चीज़ें करनी थी, फैमिली शिफ्ट हो रही थी, बट मुझे भी बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे रूरल एरिया में रहना कितना बढ़िया चीज़ होती है। वहाँ पे वी लिव लाइक अ फैमिली, पूरे विलेज के लोग आपके मतलब ऐसे होते हैं रिश्तेदार टाइप्स। आप कभी नहीं बोलते फ्रेंड है, कैजुअल फ्रेंड है, दिस है दैट है, एवरीबडी इज योर फैमिली। ऐसा होता है विलेजेस में, एक के ऊपर प्रॉब्लम आए ना सब लोग साथ जुड़ जाते हैं, ये बॉन्डिंग होती है। और वो लोग कभी प्रेफर ना करें वो विलेज को छोड़ के बाहर जाना, स्पेशली फॉर अर्निंग पर्पस।
तो बेचारों को ज़बरदस्ती आना पड़ता है, क्योंकि भैया लाइवलीहुड तो अर्न करना ही है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। बट वो चीज़ भी एमएसएमई के आने से थोड़ी बहुत कर्व हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने गाँव में मिल जाएगी तो तुम बाहर ही क्यों आओगे, समझे। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब शहर तो भैया हो जाते हैं ग्रोथ की, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज की वजह से ग्रो, लेकिन रूरल एरियाज रह जाते हैं। तो रूरल और अर्बन के बीच में ये जो गैप है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है एमएसएमई के चलते हुए, क्योंकि एमएसएमई आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लाइवलीहुड अर्न करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी उन लोगों की, एंड एट द सेम टाइम पूरे ओवरऑल जो रीजन होगा वो भी ग्रो करेगा। तो जो बाइफिकेशन है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन है, वो कम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक इट एंड देन वी विल स्टार्ट आगे का पोर्शन। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एमएसएमई, मतलब एमएसएमई वाले लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल एंड पावर, कंपटीशन, मार्केटिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स। अदर प्रॉब्लम्स में कुछ और प्रॉब्लम्स है जो हम बाद में बात करते हैं। पहले बात आती है पैसे की। फाइनेंस ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमएसएमई के लिए, और आप सबको पता है फाइनेंस के बिना तो काम चलता ही नहीं है। आपने प्रीवियस वीडियो पढ़ा होगा, प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उसमें हमने पढ़ा था ना कि फाइनेंस के बिना तो बिजनेस में पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर आपको पत्ता हिलाना है तो फाइनेंस लगेगा, और फाइनेंस ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कहाँ से मिलेगा। तो एमएसएमई को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पैसे इकट्ठा करने में। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस करती है कि तुम बिजनेस खोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ये करो, हम तुम्हें लोन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। बट एक्चुअली जब आप लोन लेने जाते हैं, एक और बात याद आई, आपके फ़ोन पे अक्सर मैसेजेस आते होंगे, आपके पेरेंट्स के फ़ोन पे अक्सर मैसेजेस आते होंगे, प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है आपको। मेरे को तो दिन रात कॉल आते हैं आईडीएफसी बैंक से, मैम आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलता है। मैं भाई मेरे से ले लो 1 लाख रुपए, पर कॉल मत किया करो मुझे। आपको क्या लगता है ये जितना इजी बोलते हैं फ़ोन पे कि 1 लाख का लोन आपको ऐसे मिल रहा है, 10 लाख का लोन आपको ऐसे मिल रहा है, वो उतना ही ईजी होता होगा? नहीं होता। वो ये आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, फंसाना इन अ वे कि अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने ऑप्शन की टूवर्ड्स। एक बार आप इंटरेस्टेड साउंड करेंगे ना कि हाँ बताओ ज़रा थोड़ा सा डिटेल में, लोन तो हमें चाहिए, उसके बाद जो चक्कर लगवाएंगे ना, तुम्हारे जो पेपर्स तुमसे कलेक्ट करेंगे, इसकी स्टेटमेंट भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। सो बेसिकली कुछ भी, कोई भी पैसा आपको इतना इजीली नहीं मिलता, चाहे गवर्नमेंट लोन दे रही हो, चाहे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही हो, चाहे गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ भी दे रही हो, आपको वो सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी पड़ेंगी। और गवर्नमेंट से पैसा निकलवाना तो भैया नानी याद आ जाती है, ऐसा हो जाता है। तो फाइनेंस एक ईजी ऑप्शन नहीं होता इकट्ठा करना एमएसएमईज के लिए। टेक्नोलॉजी, पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? टेक किसके पास होता है? जिसके पास पैसा होता है। जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में टेक, वो हमेशा ही हमेशा महंगा आता है। तो महंगा आएगा कोई चीज़, एमएसएमई वालों के पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे? तो इस वे में ये टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। विद दैट एक और चीज़ है, हम देख रहे हैं कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है आज की डेट में। पहले होता था कि 1 साल आया है लैंडलाइन, उसके 50 साल बाद टेलीफोन, मतलब फ़ोन, मोबाइल फ़ोन निकलेगा। अब ऐसा नहीं होता, इस बार मोबाइल फ़ोन लाया, अगले साल फिर से मोबाइल फ़ोन दूसरे फीचर्स के साथ आएगा। जैसे एप्पल के देख लो तुम प्रोडक्ट्स, हर साल उसकी मार्च और सितंबर में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। मतलब हर साल वो अपने पुराने प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करके देता है। इतना फास्ट हो गया है अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी में। तो एक बार तुमने चलो कहीं से जुगाड़ करके, पैसे कहीं से अरेंज करके ले ली टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर उसमें कुछ आ जाएगा चेंज, फिर तुम बदलते चलोगे। इस बार तुमने लोन उठाया है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने, मतलब वो करने के लिए, बनाने के लिए, अगली बार लोन उठाओगे उसे अपग्रेड करने के लिए। डजंट मेक सेंस, राइट? तो एमएसएमई वालों के पास ना उतने पैसे होते हैं कि टेक्नोलॉजी ले सके, विद दैट जिस पेस से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल एंड पावर, भैया इनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे किसी से रॉ मटेरियल लेके आना है, मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, यार मैं तुझे बल्क में ऑर्डर दे रही हूँ, थोड़ा तो डिस्काउंट दे। मम्मी पापा को देखा होगा, कभी भी किसी शॉप पे जाते हैं, एक से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं या बल्क में सामान खरीदते हैं, तो कैसे डिस्काउंट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, बार्गेन करने लग जाते हैं कि यार इतना सारा सामान लिया, थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है।
मेरी मम्मी को तो बार्गेनिंग आती नहीं है, तो वो पता है क्या बोलती है, हम 3 लोग जाए ना तो वो बोलते हैं हम 3 लोग लेने आए हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, उस बेसिस पे बार्गेन करते, तो वो कभी भी सामने वाला एंटरटेन नहीं करता और उतने प्राइस पे ही लेके आते हैं। आई डोंट नो, उनको शौक ही नहीं है और उनको आता भी नहीं है बार्गेनिंग। लेकिन राइट बार्गेनिंग बल्क में हो सकती है, बट क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे काम करने वाले तो ये बल्क ऑर्डर्स उतने ज़्यादा तो लेते नहीं है, तो वो बार्गेनिंग करने का मौका इनके हाथ से चला जाता है। अबे छोटी छोटी क्वांटिटी में तुम क्या बार्गेन करोगे, सामने वाला भी क्यों एंटरटेन करेगा तुम्हें, सामने वाले को भी लगेगा ना कि अगर ये कस्टमर हमारे यहाँ से जाता भी है तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी दुकान से अगर आप बहुत 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 सामान खरीदते हैं तो वो आपकी 1-2 बार मिसबिहेव्स को वो भी कर देता है, साइडलाइन भी कर देता है। लेकिन किसी दुकान पे आप पहली बार चढ़े, वहां पे आप बार्गेनिंग करने लग गए हो, वो बोलेगा आप चलो। किसी दुकान पे आप छोटा सा प्रोडक्ट खरीदने के लिए चढ़े हो, उसमें बार्गेनिंग कर रहे हो, वो बोले छोड़ो, मतलब इतना तो मुझे प्रॉफिट नहीं बचेगा जितनी चिक चिक हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे इनके साथ होती है। रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो होते हैं वो सोचते हैं ये छोटे छोटे अमाउंट वाले आए हैं हमारे यहाँ पे वो करने के लिए, इनसे क्या ही बार्गेन करना है या इनको क्या ही डिस्काउंट देना है, और आप उस कैपेसिटी में भी नहीं होते कि आप बार्गेन कर सके, क्योंकि आप भी छोटा छोटा अमाउंट मांग रहे होते उनसे। कॉम्पिटिशन, पहले तो देखो MSME वाले एक दूसरे के लिए ही कंपटीशन होते हैं। मैंने एक इंडस्ट्री खोली, मेरे फ्रेंड ने भी सेम इंडस्ट्री खोली MSME में ही, वही मेरा कंपटीशन बन गया। एक और ने खोली, वही मेरा कंपटीशन बन गया। उसके बाद लार्जर कंपटीशन की बात करें तो आप बोलिए हमारे ही कंट्री की लार्ज इंडस्ट्रीज। फर्स्ट से मैं स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, क्लासमेट्स वाले भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो लार्ज इंडस्ट्री हो गई, मैं स्मॉल इंडस्ट्री हूँ, मेरा कॉम्पिटिशन। और उसके अलावा जो बाहर से इंडस्ट्रीज आती हैं, MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ग्लोबल कंपटीशन, ये सारा भी तो हमारे लिए कंपटीशन ही हुआ ना। बाहर से तुम इंपोर्ट करके ला रहे हो, जैसे आजकल स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं। आप देखो इतने खूबसूरत, इतने प्यारे कलरफुल प्रोडक्ट्स आते हैं चाइना से इंपोर्ट होके, वो भी तो आपका कंपटीशन हो गया। मतलब पहले तो आपको MSME से ही compete करना है जो आपके उसमें काम करिए, आपके फील्ड में आपके सेम नेचर का काम करिए। उसके बाद तुम्हें लार्ज इंडस्ट्रीज जो कि डोमेस्टिकली मतलब तुम्हारे यहाँ पे रहती है, मतलब इंडिया में है, उनसे compete करना है। और उसके बाद तुम्हें MNCs और ग्लोबल कंपटीशन को भी देखना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी देखना है। तो कितना कॉम्पिटिशन हो गया यार, कहाँ सर्वाइव कर पाओगे। और एक और बात होती है, जो ये लार्ज इंडस्ट्रीज होती है ना, ये मशीनों से सामान बनाती है, तो उनकी फिनिशिंग बड़ी प्यारी होती है। और तुम बनाते हो हाथ से सामान, तुम्हारे पास प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, उनसे तुम सामान बनाते हो, तो तुम्हारी फिनिशिंग भी उसी लेवल की होगी, विच माइट नॉट इम्प्रेस समबडी, राइट। फिर है कंपटीशन के बाद मार्केटिंग। भैया देखो, कोई भी प्रोडक्ट कैसे बिकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलानी पड़ती है। जब भी कोई इंसान कोई नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में लेके आता है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों को कि भैया देखो मैं नया प्रोडक्ट लाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे डालेगा, FB पे डालेगा, एडवर्टीजमेंट चलाएगा, न्यूज़पेपर में डालेगा, टीवी में, रेडियो में, हर जगह ऐसी न्यूज़ आएगी, राइट। तो उससे उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन इन लोगों के पास उतना तो पैसा होता ही नहीं है कि वो मार्केटिंग कर पाए, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट चला पाए। तो ऐसे में इनके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती है लोगों तक। तो इनको मिडल मैन के थ्रू कोई भी सामान बिकवाना पड़ता है कि भैया तुम ले जाओ, तुम दुकानों पे बेच देना और जो भी मार्जिन हमारा बचेगा ले आना। अब ऐसे में मिडल मैन भी तो खाएगा। सो मार्केटिंग का पैसा इनके पास होता नहीं है, मिडल मैन पे रिलाई करते हैं, मिडल मैन का कमीशन साथ में और अटैच हो जाता है। फिर है अदर प्रॉब्लम्स। अदर प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, लेट मी शो यू पीपल। अदर प्रॉब्लम्स में आता है लैक ऑफ मैनेजरल एफिशिएंसी। भैया आप देखो यहाँ पे सारे डिसीजन मेकिंग यूजुअली एक इंसान लेता है। अब एक इंसान कितना भी चाले, कितना भी टैलेंटेड हो ले, मेरे जैसा टैलेंटेड तो नहीं होगा ना। मतलब इतना तो नहीं होगा कि सारी मैनेजमेंट की स्किल्स उसको आती है, सारी चीज़ें उसे आती हैं, अकाउंटिंग भी आती है, ये भी आता है, वो भी आता है, नहीं हो सकता ना। तो ऐसे सिनेरियो में एक इकलौता इंसान हर एक चीज़ का एक्सपर्ट नहीं बन सकता, जिसके कारण बिजनेस में हर नेचर की मैनेजमेंट की जो भी क्वेश्चंस उठते हैं उनको आंसर कर पाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एफिशिएंसी लैक करते हैं जस्ट बिकॉज अ सिंगल पर्सन इज देयर। इवन इफ 2 पीपल आर देयर, देन ऑल्सो हर एक चीज़ में उनका एक्सपर्ट होना वाइबल नहीं है। लार्ज इंडस्ट्री में तो क्या होता है, अच्छा ये पोस्ट खुली है, नया हायर कर लो, अच्छा ये पोस्ट है इसके लिए नया हायर कर लो, ये पोस्ट है इसके लिए नया हायर कर लो। यहाँ पे आप लोग हायर नहीं करते, आप सारा काम खुद से करते हो, जिसके कारण आप एक्सपर्ट नहीं होते हर काम में, तो आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लैक ऑफ डिमांड ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। गुड्स तो ये बना लेते हैं,
लेकिन इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी होती है। मैंने आपको बताया मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग लाता है इंस्टेड ऑफ दिस हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट। हाँ, जिन लोगों को हाथ से बने हुए प्रोडक्ट पसंद होते हैं तो वो खरीद लेते हैं, लेकिन कितनी बार, हर बार तो नहीं ना। यूजुअली लोग फिनिश प्रोडक्ट ही खरीदना पसंद करेंगे ना, तो इनके प्रोडक्ट की उतनी डिमांड ही नहीं होती, जिसके कारण ये बना बना के भी रख देते हैं तो भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है। लेबर प्रॉब्लम्स, लेबर के अपने अलग नाटक है भैया, उनको भी घर चलाना है, उनके लिए भी इन्फ्लेशन है, अगर तुम्हारे लिए है तो वो भी 3,000 में काम करके तुम्हें कैसे पूरे महीने की अपनी रोजी रोटी चलाए, राइट। तो लेबर भी बोलता है कभी कभी कि हमें हाइक चाहिए, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो दिक्कत आ जाती है। बर्डन ऑफ लोकल टैक्सेस, बहुत सारे एरियाज़ में लोकल टैक्सेस भी लगते हैं। जिस एरिया में आप हैं वहाँ पर आपको म्यूनिसिपल वालों को पेमेंट करने पड़ते हैं। जैसे अगर मान लो किसी भी पानीपुरी वाले को स्टॉल लगाना है तो उसको म्यूनिसिपल वाले को पेमेंट दे के आनी पड़ती है, तो ऐसे में बहुत सारे लोकल टैक्सेस हो जाते हैं जिनको आपको बेयर करना पड़ता है। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल उतना बढ़िया नहीं होता तो कभी कभी आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो इसकी वजह से आपके प्रोडक्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते हैं। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके स्मॉल स्केल सेक्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने प्रॉब्लम्स भी जान लिए हैं, अब हम बात करते हैं एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। सो अभी तक मैं आपको इस चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर 3 पार्ट्स में बाइफर्केटेड है। पहला एमएसएमई के बारे में, सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और तीसरा आईपी के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें हमने रोल पढ़ा है। पहले तो एमएसएमई का इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक स्टोरी देखी थी, उसके बाद हमने रोल पढ़ा उसका इंडिया में, फिर हमने रोल पढ़ा उसका रूरल इंडिया में, फिर हमने प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड पढ़ ली। अब हम ये एक टॉपिक उठाने वाले हैं जो उसका और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मर्जर है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे एमएसएमई का रिलेशनशिप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्राइज क्या होता है। तो ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं जिनको मैंने मेंशन किया है। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप और थर्ड है एंटरप्राइज। तो मैं बता दूं, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, जिसकी वजह से एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आती है। यहां मैंने एक लाइन बोली है, थोड़ा सा गौर करना उस पर। मैंने बोला एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, जिसकी वजह से एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आती है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक इंसान जिसने कोई प्रोसेस की जिसकी वजह से कोई आउटकम निकला है, वही तो हमारी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्सेप्ट है। सो एक इंसान जो अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, देखता है मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, फट से अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करेगा, ग्रैब करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, पूरी प्रोसेस चलाएगा और उसके बाद उसी एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके खुद का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लेगा। ये पूरी प्रोसेस आपकी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस कहलाई जाती है। और जिस इंसान ने वो स्कैनिंग वगैरह की है और पूरा एग्जीक्यूशन किया है, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो 3 अलग अलग टर्म्स हैं लेकिन रिलेटेड टर्म्स हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योर की जगह एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स कि मैंने क्वेश्चन पूछा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताइए, और वो एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन करके चले जाते हैं। गलत है ये, ऐसा नहीं करना है अपन को। अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछ रहे हैं तो पूरी आपकी फोकस होनी चाहिए प्रोसेस के ऊपर, कि सामने वाला आपसे प्रोसेस के बारे में जानना चाह रहा है। और अगर आपका फोकस, मतलब आपका क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर के बारे में है, तो वहां पे आपका फोकस होना चाहिए उस पर्सन पे, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो 3 अलग अलग टर्म्स हैं। एंटरप्रेन्योर इंसान होता है जो एक प्रोसेस करता है जिसकी वजह से आउटकम निकल के आता है, जिसे हम एंटरप्राइज बोलते हैं। ओके, डन। चलिए, तीनों वर्ड्स का मतलब हमने जान लिया है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज का। अब हम जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और एमएसएमई में क्या कनेक्शन है। देखिए, हम चाहते हैं इंडिया ग्रो करे, राइट। हम चाहते हैं इंडिया की डेवलपमेंट हो। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, इट्स नॉट अ डेवलप्ड नेशन, राइट। तो हम चाहते हैं इंडिया डेवलप करे, बहुत फास्ट पेस पे करे, हम दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाए। हर कोई यही चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसे लाइफ में हमेशा फर्स्ट रैंक मिले, राइट। तो यहाँ पे इंडिया को अगर हमें डेवलप कराना है टू एन एक्सटेंट की फर्स्ट पोजिशन पे पहुंच जाए, तो हमें इसकी ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। और हम ये मानते हैं कि एमएसएमई के होने से इंडिया ग्रोथ बहुत ईजिली गेन कर सकता है, इंडिया की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो सकती है।
इतना समझ में आया? तो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए हम एमएसएमई पे रिलाय कर रहे हैं, और एमएसएमई खोलने के लिए एक इंसान के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। क्या समझे? मैंने यहाँ पे 3-4 चीजें बोली हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब थोड़ा लॉजिकल है, और अगर ये लॉजिक समझ में आ गया ना तो तुम्हें आंसर लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने बोला कि हमें अल्टीमेटली क्या कराना है, हमें इंडिया की डेवलपमेंट करानी है, हमें इंडिया की डेवलपमेंट करानी है। अब इंडिया की डेवलपमेंट किस पे बेस्ड है? हम बोल रहे हैं एमएसएमई पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएसएमई पे बेस्ड है, लेकिन एमएसएमई में काफी स्कोप है जो इंडिया की डेवलपमेंट करा सकता है, राइट? अब एमएसएमई शुरू करने के लिए किसी भी इंसान में वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात तो होनी चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर वाली बात तो होनी चाहिए। कोई इंसान अगर रिस्क लेना सीखेगा ही नहीं तो वो खुद की फैक्ट्री कैसे खोलेगा, खुद कैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा? यहाँ पे आप एमएसएमई को बिजनेस से भी वो कर दो ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी कर दो ना, तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि हमें स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात करनी थी इसलिए हमने इसका एग्जांपल लिया। सो इंडिया की डेवलपमेंट एमएसएमई पे हम बोल रहे हैं एमएसएमई से हो सकती है, और उसके लिए एक इंसान के अंदर एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी वो खुद की फैक्ट्री सेट करेगा, तभी वो खुद की एंटरप्राइज सेट करेगा और अल्टीमेटली इंडिया की डेवलपमेंट कराएगा। तो ये पूरा एक सर्कल है जो हो सकता है कंप्लीट अगर हमारे यहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योर्स वाली कैपेसिटी में आ जाए, वो वाली क्वालिटीज अडैप्ट कर ले, ठीक है? सो ये यही बोलता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग दिस एंड दैट एज वेल एज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड दिस एंड दैट। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखा हुआ है एक एक लाइन, ये अब आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसमें मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको तीनों का मतलब समझा चुकी हूँ। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों जरूरत है हमें एंटरप्रेन्योरशिप की? तो फर्स्ट ये बोलते हैं लाइफलाइन ऑफ अ नेशन। एक नेशन को एक्टिव रखने के लिए, एक नेशन में चलती रहे चीजें, मूव होती रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप आज की नीड है। ज्यादातर नेशंस एंटरप्रेन्योरशिप पर रिलाय कर रहे हैं। ज्यादातर नेशंस में इट हैज बीन सीन कि पहले हम किसी भी सेक्टर को प्रमोट करते हो, आजकल हम इसी सेक्टर को प्रमोट करें, इसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। प्रोवाइड इनोवेशन, भाई एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कुछ यूनिक चीज लेके आना, कुछ अलग लेके आना, कुछ हटके करना, कुछ बढ़िया करना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे निकल के कुछ अलग करके दिखाना दुनिया को, राइट? तो इसमें क्या लगता है? इसमें इनोवेशन लगता है। इनोवेशन इज व्हाट? न्यूनेस, नई चीजों का इन्वेंशन, राइट? तो इनोवेशन लगता है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अब हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो वो अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, लाइवलीहुड अर्न करेंगे, पैसा कमाएंगे, इकोनॉमी में पैसा लगाएंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इकोनॉमी की हालत क्या होगी? सुधरेगी। हम यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई बिजनेस डूब जाए तो वो इकोनॉमी की हालत को भी डुबा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे हमेशा हर बिजनेस खुल के फ्लरिश ही करेगा, बट हम ऐसा पॉजिटिव सोच के चल रहे हैं कि जब कोई इंसान अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप के उससे आता है और अच्छा एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटीज लेके आता है तो उसका बिजनेस फ्लरिश ही करेगा। इंक्रीज प्रॉफिट्स, ज़्यादा अच्छा काम करोगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को काम मिलेगा। सोशल बेनिफिट्स, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, आप सोसाइटी वाले को काम दे रहे हो, एट द सेम टाइम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचोगे। आपको बहुत सारी ऐसी ऑब्लिगेशंस भी होती हैं कंपनीज एक्ट के चलते हुए जिसमें आपको स्पेंड करना पड़ता है गरीबों पे, हैंडीकैप लोगों पे, पिछड़े हुए लोगों पे, बैकवर्ड क्लासेस वाले लोगों पे। तो ये सारी ऑब्लिगेशन कंपनीज एक्ट ने अटैच कर दिए। वैसे भी कहीं ना कहीं जब बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो उसको लगता है कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस सोसाइटी ने उसको इतना कुछ दिया उसको कुछ ना कुछ रिटर्न में देने का। तो काइंड ऑफ सोसाइटी को भी क्या होता है? बेनिफिट पहुँच जाता है। सो ये सारे काम हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, इसलिए हम एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। दैट्स व्हाई वी से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक्चुअली इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। इट सेज कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने रात को सपना देखा, सुबह उठ के वो सपना सच हो गया।
आपने रात को वो घिसा, क्या बोलते हैं, चिराग, और उसमें से जिन निकल के आया और उसने आपकी सारी विशेष पूरी कर दी। नहीं, दैट इज नॉट समथिंग विच हैपन बाय चांस। ऐसे कोई मिस्टीरियस गिफ्ट नहीं मिल रहा है आपको नेचर की तरफ से, भगवान जी ने बोला चलो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, लो ले लो एंटरप्राइज। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्ड करनी पड़ती है। मतलब आप ऐसे मानो कि आपका सपना है बिल्डिंग खोलने बनाने का, तो ऐसा नहीं होगा रात को आप सपना लेके सोए, रात को भगवान जी या सैंटा आए, क्योंकि क्रिसमस गया अभी, राइट, तो सैंटा आया, सैंटा ने बोला चलो तुम्हारे को गिफ्ट वह मिलेगा। सैंटा हाथ लेके नहीं करता, ऐसे गिफ्ट करता है ना, तो पॉकेट में उसने तुम्हें घर वो किया, सो क्या हुआ, तुम्हें घर मिल गया। ऐसा इतना सिंपल होता है क्या? नहीं। एंटरप्राइज में, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एक एक ईंट लगा के, सीमेंट लगा के पूरा वो घर बनाना पड़ता है। तो आपका जो भी सपना है, आपका जो एंटरप्राइज को लेके सपना है, वो सारा सच होगा। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी बाय डिफॉल्ट या बाय चांस नहीं होगा। भगवान की इतनी भी कृपा नहीं होगी कि हर एक चीज मुमकिन हो जाए। सेकेंड है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। ये बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, ये जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको पता है ना, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई भी एंटरप्राइज तब तक एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगी जब तक वो लॉफुल काम ना कर रही हो। मतलब मैं बोलूँ कोई काम कर रहा है फर्स्ट से सुपारी लेने का, सुपारी समझते हो कि मतलब मेरे को किसी को मरवाना है तो मैं किसी गुंडे को हायर कर रही हूँ कि मैं इसकी सुपारी तुम्हें दे रही हूँ, जाके उसको मार देना। ये सारा मैंने क्राइम पेट्रोल से सीखा है, ऐसा कोई भी मेरे वो नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है जो मुझे ये सब सिखाते हो, ठीक है। सो बेसिकली सुपारी देना होता है कि आप किसी इंसान को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो किसी को मारने का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी बोलते हैं गैस उसको। तो ऐसे में ये क्या हो रहा है कि मैंने किसी को काम दिया है, वो काम कर रहा है, काइंड ऑफ चल तो बिजनेस ही रहा है, लेकिन क्या ये लीगल बिजनेस है? मतलब सोचो कभी हमारे देश में सुपारी देना लीगल बिजनेस हो जाए, इमेजिन करके देखो, आधी जनता तो वैसे ही निपट जाए, राइट। तो वो चीज़ नहीं है। ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा वही बिजनेसेस आते हैं जो लीगल होते हैं। सामान का लेन देन कर लो, सर्विसेज कर लो, लेकिन ऐसी सर्विसेज नहीं कि वहां से ड्रग्स लेके आ रहे हो आगे पास ऑन कर रहे हो, दैट विल बी एन इलीगल सर्विस, वो नहीं करना है। तो जो भी लीगल बिजनेस होगा वो इसमें कवर होगा। प्लस वो बिजनेस पर्पसफुल भी होना चाहिए। जैसे मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि तुम्हें उसको परेशान करना है, ठीक है, टिकलिंग करके या कुछ भी करके। अब सोच के देखो कि डज इट मेक सेंस, लाइक कोई पर्पस है इस चीज का? ठीक है, मतलब मेरे को ये पूरा फॉर्मल तरीके से एक सर्विस देने का मौका मिल रहा है, बट व्हाट इज दिस? ये कोई मतलब क्या, इज इट लाइक पर्पसफुल? नहीं ना, कोई सेंस ही नहीं बनाता, इलॉजिकल चीज है। तो ऐसा नहीं चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा लॉजिकल चीजें चलती है, हमेशा पर्पसफुल चीजें चलती हैं, हमेशा लीगल चीजें चलती हैं। फिर है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू इनोवेशन। मतलब मैं एक टाइम पे ये भी बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप यही तो बोलते हैं कि ये नॉर्मल बिजनेस से इस तरह से हटके होते हैं कि इसमें हम कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ यूनिक ढूंढते हैं, कुछ अलग से ढूंढते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन होती ही होती है, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो जाए, चाहे वो नया मेथड हो जाए, चाहे वो नई मशीनरी हो जाए, चाहे वो नया कुछ भी हो जाए, मार्केट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ नया होना जरूरी है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कुछ बनना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कुछ काम वो होना चाहिए, टाइम यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हो, नहीं। ऑपरेशंस होंगे, कुछ ना कुछ का कुछ कन्वर्ट होगा, उसमें वैल्यू एडिशन होगा, कुछ एडिशन होगा, ये सारी चीज़ें कहलाई जाएंगी एंटरप्रेन्योरशिप में, इंक्लूड की जाएंगी। रिस्क टेकिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, विदाउट रिस्क कोई भी एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। जब तक कोई इंसान रिस्क लेने के लिए तैयार ही ना हो, क्या वो कोई बिजनेस रन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बिजनेस का अगला नाम ही रिस्क लेना होता है। वो ही इंसान सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है जो अच्छा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता हो। तो रिस्क टेकिंग मेन है यहाँ पे। वैसे भी आप सोच के देखो, आप कुछ नया ला रहे हो, नया वर्क कर भी सकता है, नया वर्क नहीं भी कर सकता। एक दिन तुम डिसाइड करो कि मैं इस बार कुछ हटके पहनूंगी शादी में, ठीक है, किसी दोस्त की शादी हो रही है एंड यू हैव डिसाइडेड कि मुझे बिल्कुल हटके पहनना है। ये कुछ नया हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अब वो डिफरेंट हो सकता है लोगों को पसंद भी आ जाए कि पूरी शादी में बस आप ही की तारीफ चल रही हो, और हो सकता है पूरी शादी में सिर्फ आप ही की हंसी उड़ रही हो, कुछ भी हो सकता है ना। बस वही चीज़ है कि बिजनेस में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट माइट
result in profit or it might result in loss, but then risk तो you'll have to take, और newness तो आपको कुछ लानी ही पड़ेगी. So ये हो गए हमारे characteristics of MSME and entrepreneurship development. Actually it should be characteristics of entrepreneurship development only. ठीक है, entrepreneurs के बारे में ही पूरे वो थे ये. ओके ना, अब ये है स्टार्टअप इंडिया स्कीम. ये एक बॉक्स में दी हुई है आपके एनसीईआरटी में. पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्टार्टअप होता क्या है, उसी के बाद हम समझ पाएंगे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्यों आई थी. तो स्टार्टअप बेसिकली कोई भी एंटरप्राइज जो कि प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में भी हो सकती है, कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है, पार्टनरशिप के फॉर्म में भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब LLP के फॉर्म में भी हो सकती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप के भी फॉर्म में हो सकती है. बस कंडीशन ये है कि वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसे 5 साल नहीं होने चाहिए एग्जिस्टेंस में आए हुए. मतलब कोई भी एंटरप्राइज जो 8 साल पहले एग्जिस्टेंस में आई थी उसे हम स्टार्टअप में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर 3 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया है तो उसे हम स्टार्टअप में काउंट कर सकते हैं. मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर हुए 5 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी हम उसे स्टार्टअप बुला सकते हैं. और उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो, इंडिया में रजिस्टर्ड हो, 25 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर नहीं गया हो और 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हो उसे एग्जिस्टेंस में आए हुए, उसे हम बोलते हैं स्टार्टअप. ठीक है, तो ये 5-6 कंडीशंस हैं जो मैंने बोली हैं, ये आपको इंडिविजुअली लिख के आनी है अगर स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो. अगर वो स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी पूछते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले एक्सप्लेन देम व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म स्टार्टअप. ओके, तो अगर ये बोलते हैं टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप द एंटरप्राइज शुड नॉट हैव फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड इट्स टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़ सिंस इट्स एग्जिस्टेंस. अच्छा, एक चीज ये बोलते हैं कि भैया बहुत बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन ना, 2 ऑर्गेनाइजेशन साथ काम करते करते फिर क्या कर देती है, अपने ये पार्टनरशिप तोड़ देती है, तो स्प्लिट हो जाती है. स्टार्टअप में हम उन्हें नहीं काउंट कर रहे. प्लस 25 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर जब से वो एग्जिस्टेंस में है कभी भी नहीं जाना चाहिए. मतलब ये नहीं है कि पिछले साल नहीं होना चाहिए उनका 25 करोड़ टर्नओवर, जब से वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, फिर से उनको 4 साल हो गया एग्जिस्टेंस में आए हुए, तो 4 साल से अभी तक उनका कभी भी टर्नओवर 25 करोड़ ना गया हो, तभी वो स्टार्टअप में काउंट हो सकती है. और स्प्लिटिंग से ना बनी हो, 2 ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट हो रही है और अपने आप को स्टार्टअप बोल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये हमने जान लिया स्टार्टअप क्या होता है. अब नाउ व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया. देखिए, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का तो फर्स्ट डे से ही है कि हमें मतलब फैक्ट्रीज को, हमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि यही इंडिया की डेवलपमेंट करवाएंगे, यही इंडिया को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे. तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लाई थी जिसे हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाई गई थी. नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था 15 अगस्त 2015 में, सॉरी 50 बोल रही हूँ, अभी आया ही नहीं है 50. तो बेसिकली मोदी जी जैसे ही मतलब 2014 में इस कुर्सी पे बैठे तो उन्होंने बोला चलो कुछ बदलाव करते हैं इंडिया में. तो उन बदलाव में से एक बदलाव ये था कि 2015 में उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कि आज से स्टार्टअप इंडिया स्कीम लागू हो रही है, जिसके चलते हुए हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक पुश देना चाहते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स को एक पुश देना चाहते हैं कि आओ तुम बिजनेस खोलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बस तुम्हें इंडिया को ऊंचाइयों तक लेके जाना है. Startup India is an action plan to develop an ecosystem to promote and nurture entrepreneurship across the country. सेम चीज बोली हुई है कि ये इंडिया में entrepreneurship के कल्चर को डेवलप कराना चाहते हैं, उसे नर्चर करवाना चाहते हैं. गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेरियस बैंक फाइनेंसिंग स्कीम्स टू प्रमोट स्टार्टअप्स. बहुत सारे बैंक फाइनेंसिंग मतलब पैसा देंगे, लोन देंगे तुम्हें सस्ते दामों पे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, इजी टर्म्स पे लोन देंगे, बस तुम्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है उस पैसे से. वो जो लोन तुम लोगे इस स्कीम के चलते हो, उससे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है. दैट्स व्हाट दे थिंक कि ये तुम्हें वो मिल रहा है इसमें. ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में यही है कि वैसे ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि वाई द स्टार्टअप इंडिया स्कीम केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप in themselves, so is as a result of which they are giving a push by bringing such a scheme in Indian ecosystem. ठीक है, और उसके बाद उसके ये 2-3 पॉइंट जो लिखे हुए हैं 3rd-4th नंबर पे, ये सब भी ऐड कर सकते हो.
देखो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2015 से शुरू हुई थी ये स्टार्टअप, ये तो मतलब अब बच्चा बच्चा ही जानता है। तो वो चीज़ें उन्हें बताओ जो उस पर्टिकुलर स्कीम की रेलेवेंस को एक्सप्लेन करती हो। चलो, दिस इज स्टार्टअप। नाउ लेट्स मूव टू IPR। ओके, सो द गुड पार्ट इज दिस कि इस चैप्टर के जो 2 पार्ट्स थे वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अब बचा है लास्ट पार्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड। अब इसके आगे पूरा वही चलेगा, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरह से ये नॉर्मल फिजिकल हमारी प्रॉपर्टी फिजिकल राइट से अलग होता है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं हम। देखो, इमेजिन करो आई एम अ यूट्यूबर। वैसे कैन आई कॉल माई सेल्फ अ यूट्यूबर, क्योंकि मेरा खुद का तो अकाउंट नहीं है ये वाला, मैग्नेट ब्रेन्स का है, बट स्टिल आई एम इमेजिनिंग आई एम अ फेमस यूट्यूब, नहीं आई एम नॉट अ फेमस यूट्यूबर, नॉट सो फेमस यूट्यूबर, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो एक गाना बनाया जाए, उसमें डांस भी मैं खुद करूंगी, गाना भी मैं गाऊंगी, लिरिक्स भी मेरे होंगे, समझ जाओ जैसा भी होगा वो। सो मैंने एक सॉन्ग लिखा भी है, गाया भी है और उस पर डांस भी किया। बढ़िया है, मैंने निकाल दी वो वीडियो, आउट कर दी, बट किसी ने देखी नहीं, ज्यादा व्यूज ही नहीं आए उस पर, तो ऐसे मानो व्यूज ही नहीं आए। बट किसी फेमस कलाकार ने वो वीडियो देखी, उसने लिरिक्स सुनी और उसको बड़ी अच्छी लगी। उसने बोला यार बढ़िया सॉन्ग है ये तो, मतलब टैलेंटेड लड़की है। अब उसने बोला क्यों ना मैं इसी गाने पे डांस करूं या मैं इस गाने को अपने चैनल पे यूज करूं। तो उसने क्या किया, वो गाने को अपने चैनल पे यूज किया एंड दैट वीडियो बिकेम वायरल। समझ रहे हो क्या, मैं एक यूट्यूबर हूं, बट आई एम नॉट दैट फेमस, और मैंने एक सॉन्ग लिखा है, गाया है और उस पर डांस भी किया है, बट मेरी वीडियो को कोई भी व्यूज नहीं मिले हैं, कम व्यूज मिले हैं। बट उस गाने को एक क्रिएटर ने सुना और उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने सेम गाने पे डांस किया और एक्ट किया एज इफ ही इज सिंगिंग साइमल्टेनियसली, तो और वो वीडियो उसका वायरल हो गया एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि वो गाना उसका है। अब आप मुझे बताइए ऐसे सिनेरियो में मेरे पास क्या चारा बचता है, मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है। वैसे तो YouTube की लैंग्वेज में बोला जाओ तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, स्ट्राइक देने का, ये करने का, वो करने का, बट स्टिल मेरे पास कोई भी ऑप्शन तब बचेगा या तब होगा जब मैंने उस गाने के, उस लिरिक्स के, उस डांस के कॉपीराइट्स लिए होंगे। क्या समझे? ऐसी चीजें जो ह्यूमन माइंड की क्रिएशन होती हैं, ऐसी चीजें जो ह्यूमन खुद क्रिएट करते हैं, ऐसी चीजों को जब एग्जिस्टेंस में लाया जाता है तो उस पर अपना क्लेम मेंटेन करने के लिए किसी भी इंसान को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के चलते हुए रजिस्टर कराना पड़ता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट्स में। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ। ये तो चलो एक एग्जांपल हो गया जो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो यूट्यूब से कनेक्टेड है। अब मैं एक एग्जांपल अगर आपको और छोटा सा दूं तो ये मेरा घर है, डिस्प्यूट चल रहा है, ये मेरा घर है या मेरे पड़ोसी का घर है। सॉर्ट कैसे हो सकता है? घर के पेपर दिखा के, घर के पेपर पे जिसका नाम लिखा होगा वो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करेगी। तो कितना इजी हो गया अपने राइट्स को क्लेम करना कि भैया पेपर पे मेरा नाम लिखा हुआ है तो घर मेरा है। बट आपने कोई म्यूजिक बनाया है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई पेंटिंग बनाई है, आपने कोई डिजाइन बनाया है, कैसे क्लेम करोगे? इस पे आपका अधिकार है, आपका हक है, आपका राइट है। ये सारी चीजें आप क्लेम करोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के चलते हुए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये इंटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है जिसे आप देख नहीं सकते बट यू कैन फील इट। इंटैंजिबल का मतलब पता है ना? तो बस वही है
कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जो ह्यूमन माइंड की क्रिएशन की मतलब की वजह से क्रिएट होती है, ह्यूमन क्रिएशन होती है, उसकी मेंटल एक्सरसाइज के चलते हुए एग्जिस्टेंस में आती है। ये कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, अनलाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये ऐसी नहीं है। ये इस तरह की प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन ने क्रिएट की है उसके माइंड को वो करके। कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स, क्या है ये सब? ये सब आईपीआर्स में आते हैं, क्योंकि इसमें आपको वैसे कोई चीज दिखेगी नहीं एग्जिस्टेंस में, लेकिन दिमाग दिखेगा किसी का लगा हुआ, इंटेलेक्चुअल दिखेगा किसी का लगा हुआ। इंटेलेक्चुअल समझते हैं ना? सो बेसिकली ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं उन्हें अपने आप उनमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ताकि कोई और उस पर क्लेम ना दे सके। मैंने कोई बुक लिखी है, कल कोई उठ के बोल दे ये बुक मैंने लिखी है, मैं कैसे प्रूव करूंगी? मैंने अपनी बुक का कॉपीराइट लिया होगा तो मैं उसको वो दिखाऊंगी, बेटा देख कॉपीराइट मेरे नाम पे है, हाउ कम यू आर सेइंग ये बुक तुमने लिखी है। मैं उस पर इवन केस भी कर सकते हो उसके चलते हुए। बट अगर मैंने अपनी बुक का कॉपीराइट वगैरह नहीं लिया हुआ, देन इन दैट सिनेरियो कोई भी मेरी बुक को चोरी करे मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि भैया गलती मेरी है, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मैंने एक बहुत बढ़िया सा सिंबल बनाया, ठीक है, लोगो बनाया, और मैंने उसे रजिस्टर नहीं कराया। कल किसी फेमस ब्रांड ने उस सिंबल को चोरी कर लिया। अब भाई वो फेमस ब्रांड है, मैं तो कोई मतलब बिल्कुल नॉन फेमस इंसान हूं, तो मेरे सिंबल के ऊपर मैं अपना क्लेम कैसे जताऊंगी? अगर मैंने ट्रेडमार्क में उसे रजिस्टर कराया होगा तो मैं जता पाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जता पाऊंगी। सो बेसिकली जो भी चीजें आपकी क्रिएटिविटी की वजह से एग्जिस्टेंस में आती हैं, उनके ऊपर अगर आपको अपना हक जमाना होता है तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हर चीज के लिए अलग राइट है। गाना गाया है तो उसके लिए अलग राइट होता है, बुक लिखी है तो उसके लिए अलग राइट होता है, डिजाइन बनाया है तो उसके लिए अलग राइट होता है, और अगर आप कुछ और करके आए हो, प्लांट वेराइटी करके आए हो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपने कोई सर्च किया, तो सबके लिए अलग 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 एक्ट्स बने हुए हैं, अलग अलग राइट्स है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी डिटेल में तो नहीं, मतलब रिविजन वाइज, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज के लिए अलग राइट्स हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, this is called what? Physical property, whereas this is called intellectual property। मतलब ये दिमाग की उपज है। पॉइंट समझ में आया तुम्हें? अगर कुछ भी ऊपर से जा रहा है तो और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ मैंने मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन टॉपिक्स में, मतलब जो नॉर्मल वीडियोस थी उसमें कवर की हुई है। यहाँ अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं सिर्फ रिविजन करा रही हूँ, ठीक है। So basically they say intellectual property system can be critical in helping new ventures transform their this and that. Intellectual property rights allow innovators and entrepreneurs to protect their inventions। जो innovative entrepreneurs होते हैं, जो बहुत ही creative entrepreneurs होते हैं, उनकी creation को protect करने के लिए intellectual property rights existence में आते हैं। ये आपको competitor के ऊपर एक edge भी देते हैं, मतलब आपका competitor आपके सामान को, आपके आपके creation को imitate ना कर ले, copy ना कर ले, उस चीज के भी ऊपर, मतलब उस चीज का भी आपको फायदा देते हैं। और अगर मान लीजिए फॉर से कोई चीज आपने लिखी है, बट सामने वाला पर्सन इज सेइंग कि यार मुझे भी इस्तेमाल करने दे, मुझे भी पब्लिश करने दे, तो आप उससे पैसा भी ले सकते हैं वो चीज का। जैसे कई लोग होते हैं कि बुक लिखते हैं, पब्लिशिंग का ऑफर किसी और को दे देते हैं, किसी पब्लिशिंग हाउस को दे देते हैं, तो बदले में रॉयल्टी कमाते रहते हैं। ये भी तरीका होता है। जेके रॉलिंग की स्टोरी पढ़ना, तुम पता चल जाएगा। हैरी पॉटर का वो मूवी बनाने के अलग पैसे लिए उस बंदी ने, और पब्लिशिंग कराने के अपने बुक्स के अलग पैसे लिए, और अभी भी उन पैसों की वजह से मतलब उनका घर चल रहा है। तो शी वाज लाइक सच अ पुअर लेडी, बट एक बुक लिख के शी गॉट सो मच फेमस। एक बुक नहीं, एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे लिखे हुए, लेकिन इनिशियली एक बुक लिखी जो फेमस हो गई, और उसकी वजह से मूवी भी बन गई, मूवी वाले भी पैसे दे रहे हैं, बुक्स भी लिखी गई, वो भी पैसे दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। So it says intellectual property is divided into two categories। intellectual property को हम दो categories में divide करते हैं। एक होता है हमारा copyright, दूसरा होता है हमारा industrial property। industrial property में हमारे आते हैं inventions, trademarks, industrial designs and geographical indications, ठीक है। whereas copyrights में आते हैं हमारे literacy and artistic work। तो ध्यान दीजिएगा, दो होते हैं हमारे ये, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है हमारा कॉपीराइट।
कॉपीराइट में सिर्फ 2 आते हैं, आर्टिस्टिक और लिटरेसी वर्क, वेयर एज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में हमारे आते हैं इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्सेट्रा. IPR refers to general term for the assignment of property rights on these assets. Okay. So it says the intellectual property rights, that is IPR, is very important and beneficial for innovative entrepreneurs in the following way. ये बोलते हैं IPR rights किसी भी entrepreneur को लेने क्यों वो जरूरी है, क्यों मतलब ऐसा मतलब अलग से वो निकला हुआ है. आप ये समझिए, हमने entrepreneur उस इंसान को बोला है जो न्यूनेस लाता है, राइट, कुछ नया लेके आ रहा है. अब वो कुछ नया लेके आ रहा है तो वो ऑब्वियसली उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है उसके पास IPR का ऑप्शन है. तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई नई चीज एग्जिस्टेंस में लेके आता है तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे IPR का इस्तेमाल करना पड़ता है. सो इट सेज इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू. भाई आपने जो अपना दिमाग लगाया है उसकी मार्केट वैल्यू निकल के आ रही है. आप ऐसे समझिए, मतलब आपने दिमाग लगा के एक बुक लिख दी, आपने क्रिएटिविटी लगा के बुक लिख दी, अब आपको पता चल रहा है मार्केट में इसकी पैसे में वैल्यू हो सकती है, मतलब आपको पब्लिशिंग हाउस वाले पैसे देंगे उसे छापने के लिए. समझ रहे हैं आप? तो आपकी इनोवेशन का क्या हो गया, मोल लग गया. Second, this is especially upcoming entrepreneurs can make their name and place in market with IPR. जो नए नए entrepreneurs existence में आते हैं वो अपना नाम बना सकते हैं IPR जैसी चीज़ों से. कैसे? जैसे ही वो existence में आएंगे वो कुछ नया लाएंगे, IPR में रजिस्ट्रेशन कराएंगे एंड फिर वो फेमस हो जाएंगे. और फेमस हो जाएंगे तो मतलब अगर दूसरे लोगों को उनका काम पसंद आता है और वो कॉपी करना चाहते हैं तो वो उसको सर्च करेंगे एंड देन उसके बाद वो इंसान फेमस हो जाएगा और फिर वो इंसान परमिशन देगा दूसरे लोगों को कि भैया ले लो, ये फायदा उठा लो. ओके, नेक्स्ट है हमारा रिसर्च शोज मोर देन 25% ऑफ द पेटेंट आर टेकन बाय न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स. ओके, एक रिसर्च इन्होंने की होगी जिसमें वो दिखाते हैं 25% जो IPRs हैं वो नए नए एंटरप्रेन्योर्स लेके बैठे हुए हैं. IPR गिव्स द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स. मैंने आपको बताया है कि हमारे जो फिजिकल असेट्स होते हैं वो नहीं, IPR में हम इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बात करते हैं. बुक लिखा, गाना गाया, स्केच किया, पेंटिंग बनाई, मूर्ति बनाई, ये सारी चीज़ों की वो लेते हैं हम. IPR give an edge over your competitor and help you to become a leader in your field. Intellectual property include. Okay, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं हम. It says intellectual property rights refers to the legal rights regarding the intellectual property, refers to the creation of human mind like invention, artistic work, is intangible, trade secret. Okay, so ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात करी हुई हैं एंड ये 2 कैटेगरीज में बाइफिकेटेड है, इंडस्ट्रियल और कॉपीराइट, ये भी हमने बात कर लिया. ट्रेड सीक्रेट पे हम थोड़ी देर से आते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में अच्छे से बात करनी है. इट सेज IPRs which are recognized in India are copyright, trademark, geographical indication, patent, design, plant variety, semiconductor, integrated circuit layout design. एंड इसके अलावा 2 और हैं, ट्रेड सीक्रेट एंड हमारा कहाँ गए, यहाँ है ट्रेडिशनल नॉलेज. ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे. एक्चुअली जब IPR के बारे में बात होती है ना तो ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बात ना हो तो चीज़ें थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगती है. तो इनके बारे में सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी why is IPR important for entrepreneurs. IPR क्यों important है entrepreneurs के लिए? IPR important for entrepreneurs to promote and protect their invention and creation. Authors, creators, inventors, etc. will get benefited for their hard work only if they work and distribute. Okay. जैसे मैंने आपको YouTube वाला एग्जाम्पल दिया था कि मैंने गाना गाया, मैंने लिरिक्स लिखी और मैंने मेहनत करके डांस स्टेप्स बनाए उस पर और वीडियो बनाई, तो मेरी कितनी मेहनत लगी होगी उस चीज़ पे. सोच रहे हैं आप कितनी मेहनत. अब हो कि दूसरे मेरी उस मेहनत को कॉपी कर ले और क्रेडिट ले जाए, कितना बुरा लगेगा मुझे तो वैसे ही बहुत बुरा लगता है अगर मेरा काम का क्रेडिट कोई और ले जाए, चाहे वो छोटा सा काम हो चाहे बड़ा सा काम हो. मतलब मेरी तो एट टाइम्स घर में भी लड़ाई हो जाती है मम्मी से, अगर मैंने कोई काम किया और मम्मी तारीफ मेरे भाई की कर दे तो आई विल बी लाइक मम्मी वो काम मैंने किया था. तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूंगी कि मेरी बनाई हुई चीज़ों का क्रेडिट किसी और को मिल रहा है. सो ऐसे सिनेरियो में अगर आपको चाहिए आपकी बनाई हुई चीज़ों का, आपके क्रिएशन का क्रेडिट आपको मिले, फायदा आपको मिले, तो आपको IPR में रजिस्टर करना चाहिए. और क्रिएटर्स, ऑथर्स हमेशा एक एज पा सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, या फिर वो अपनी क्रिएशन से बनाई हुई चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं उन्हें बेच के दूसरे लोगों को. IPR protects the work from being copied by other.
दूसरों को कॉपी करने से भी रोकते हैं। अगर किसी ने आपका मतलब आपका IPR बिना आपकी परमिशन के कॉपी कर लिया है, देन इन दैट सिनेरियो, मतलब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी कर लिया है विदाउट योर परमिशन, देन इन दैट सिनेरियो आप उस इंसान को कोर्ट तक घसीट के ले जा सकते हैं। सो बेसिकली ये है कि आपकी प्रॉपर्टी पे सिंगली आपका ही राइट होगा, किसी और को अगर उसे इस्तेमाल करना है तो उस इंसान को आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ मेरा घर है, अगर किसी इंसान को उसमें रेंट पे रहना है तो उसे मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? रेंट अग्रीमेंट बनेगा, वो मुझे कुछ रिटर्न देता रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से ही हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं कि कोई चीज अगर मैंने क्रिएट किया और कोई और उसे इस्तेमाल करना चाहता है तो उस इंसान को मुझे पैसे देने पड़ेंगे और मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन वो तभी ले पाएगा जब मेरे पास सबूत हो कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करती है। अगर घर के पेपर मेरे पास नहीं होंगे तो मैं किसी को रेंट पे रखने के लिए बोल पाऊंगी क्या? कैसे बोल पाऊंगी जब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है ही नहीं, मेरे पास उसके पेपर्स ही नहीं है। तो पेपर्स अगर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आपके पास नहीं है, आपके पास क्लेम नहीं है उसके ऊपर, तो आप दूसरों को राइट्स नहीं दे पाओगे और दूसरे मतलब ऐसे ही घुस जाएंगे रेंट पे, मतलब फ्री में रहने के लिए, और दूसरे ऐसे ही आपके बनाई हुई क्रिएशंस को कॉपी कर लेंगे। आई होप आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। रीजन बीइंग आज की डेट में, कल की डेट में, परसों की डेट में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से हमारे यहाँ पे डिजिटल चीज़ें बदल रही है, मतलब डिजिटलाइजेशन आ रही है। तो हर एक चीज़ IP पे ही बेस्ड हो गई है, और IP पे बेस्ड हुई है तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बनाए हुए क्रिएशंस को हम रजिस्टर कराएं ताकि कोई और उसे कॉपी करके हमारी मेहनत अपने नाम ना कर ले। चलिए, यहाँ पे अगेन सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे कन्वेंशनल ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, तो ये कायदे से अनकन्वेंशनल हो जाएगा, या फिर एक ही जगह आप ट्रेडमार्क लिख के उसी में कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल कर सकते हैं। नाम क्या है? कॉपीराइट, अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क, कन्वेंशनल ट्रेडमार्क, प्लांट वैरायटी, पेटेंट, डिजाइन, नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। अच्छा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको हटा दो। सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेआउट, डिजाइन, और इसी के साथ ऐड हो जाएंगे हमारे ट्रेड सीक्रेट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं हम। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट बोले तो मेरी बनाई हुई चीज को कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा, ये इंश्योर करना। तो बेसिकली आपको कॉपी से ही याद रखना है ये चीज। बट मेरी बनाई हुई किस चीज को? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बहुत अलग अलग तरह की होती है। अभी हमने देखा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दिस एंड दैट, राइट? तो ऐसे में कॉपीराइट में क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं कि जब भी कोई इंसान खुद की बुक लिखता है, या उसने म्यूजिक के कुछ लिरिक्स लिखे हैं, या फिर उसने कोई ड्रामेटिक वर्क लिखा है, देन इन दैट सिनेरियो ये उसकी क्रिएशन है। तो ये सारी की सारी हम कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे। मैं गाना गा रही हूं, मैंने गाने के लिरिक्स लिखे हैं, मैंने गाने की कॉम्पोजिशन की है, ये सारा कॉपीराइट में आता है। इसलिए कभी भी आप देखना YouTube में अगर आप कोई भी म्यूजिक इस्तेमाल करना चाहते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी और के नाम पे, ऑलरेडी उस इंसान ने कॉपीराइट लिया हुआ है, तो आपके म्यूजिक में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। बोले तो उस इंसान ने उस चीज का कॉपीराइट लिया हुआ है, इसलिए आप उससे कॉपी नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप कॉपी करना भी चाहो ना, तो भी इस वीडियो से आपकी जो अर्निंग होगी वो उस इंसान के पास जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। माइट भी ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो डालते हो जिसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, उस वीडियो की अर्निंग आपकी जेब में नहीं जाती है, उस वीडियो की अर्निंग उस इंसान की जेब में जाती है जिसने उस पर्टिकुलर चीज़ का कॉपीराइट लिया हुआ था। तो आपकी क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? कॉपीराइट क्लेम लेते हैं, ताकि कोई भी आपसे बिना पूछे आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करे, एंड अगर कर रहा है तो उसकी अर्निंग ना हो, आपकी अर्निंग हो। Copyright is the right of the creator which prohibits use of content by unauthorized persons. क्रिएटर मतलब समवन हु क्रिएट्स, राइट? तो कॉपीराइट एक राइट है जो क्रिएटर को मिलता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब जिसने परमिशन नहीं ली है, वो ऑथर की क्रिएशन को इस्तेमाल ना कर ले, क्रिएटर की क्रिएशन को इस्तेमाल ना कर ले। ये बोलते हैं कि भैया किसी भी चीज़ का कॉपीराइट लेना नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि तुमने कोई चीज़ बनाई है तुम उसका कॉपीराइट लोगे ही लोगे, वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चल जाएगी। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैंने बुक बनाई है, मैंने उसको कॉपीराइट नहीं लिया, तो मेरे को मैंडेटरी है कॉपीराइट लेना। अगर मैं नहीं लूंगी तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, मेरे को जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं है। कॉपीराइट एक्ट बोलता है भैया तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, ये तुम्हारी कॉल है।
लेकिन अगर तुमने नहीं लिया और किसी ने कॉपी कर लिया, फिर हमारे पास मत आना रोते हुए कि भैया ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, ऐसे कोई कैसे कॉपी कर सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। लेकिन अगर नहीं ले रहे हो और कोई इंसान अगर आपकी क्रिएशन को यूज कर लेता है, कॉपी कर लेता है, आपसे ज्यादा फेमस हो जाता है, तो उस टाइम पे रोते गाते मत आना हमारे पास कि तुम्हारी क्रिएशन चोरी हो गई है और, क्योंकि चोरी उसी चीज की होती है जो किसी के नाम पे होती है, बेनामी चीज की तो चोरी होती ही नहीं है। मैं बोलूं मेरे गले में कोई चेन है, वो निकाल के ले गया तो वो चोरी कहलाई जाएगी, लेकिन चेन सड़क पे पड़ी हुई है, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई उठा लेगा तो वो चोरी थोड़ी ना होगी। वैसे वो भी चोरी होती है लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया में लॉ थोड़े अलग चलते हैं, बट वो छोड़ दो, अभी नॉर्मली सोच के देखो तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज उसका कोई ऑनर नहीं था, आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा था, वी आज बट कोई मिला नहीं, तो फिर वो नॉर्मल कहलाई जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली कॉपीराइट में ये बोलते हैं कि कंटेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंप्लीटली उस इंसान पे डिपेंड करता है जिसने वो कंटेंट बनाया है, लेकिन करवाना मतलब वो माना जाता है, प्रेफरेबल माना जाता है, ताकि आपकी कोई भी कंटेंट चोरी ना हो, कॉपी ना की जाए। आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए किसी और इंसान को अगर वही चीज़ यूज़ करनी है, वही क्रिएशन का इस्तेमाल करना है, तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। यू गॉट द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर समथिंग। ये बुक मैंने लिखी है तो भैया इस बुक को अगर किसी को कॉपी करना है तो उसे मुझसे पूछना पड़ेगा, मुझसे बिना पूछे काम नहीं चलेगा, और मैं बिना मतलब के तो परमिशन दूंगी नहीं। मैं बोलूँगी इतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, फिर मैं तुम्हें परमिशन दूंगी, तो आप उससे कमा भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमाई का जरिया यही होता है, बुक्स लिखते हैं, पब्लिशिंग हाउस को परमिशन देते हैं, वो पैसे देती जाती है, ये उससे कमाते रहते हैं ओवर द इयर्स एक बुक लिख के। दैट्स द थिंग। फिर बात करते हैं हम हमारे सेकंड उसके बारे में, दैट इज ट्रेडमार्क। आपने अक्सर ये मार्क देखा होगा अलग अलग लोगोस पे, अलग अलग डिजाइन पे। ये क्या है? ये रजिस्ट्रेशन का मार्क है कि भैया ये पर्टिकुलर लोगो, ये पर्टिकुलर साइन क्या है, रजिस्टर हुआ है। जैसे हमारे घर में LG का टीवी है, तो ऐसे LG का साइन होता है, यहाँ पे छोटा सा R बना हुआ है एनसर्कल्ड, विच शोज कि ये जो LG का साइन है ना, इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। बोले तो इसको ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर कराया हुआ है। यहाँ से आपको हल्का सा आइडिया तो मिल ही गया होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किस किस चीज़ का होता है। वर्ड का होता है, सिंबल का होता है, साइन का होता है, लोगो का होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये क्रिएशंस नहीं, मतलब ये भी इन अ वे क्रिएशन है, लेकिन कॉपीराइट वाली क्रिएशन से हटके हैं। आपकी जिंदगी को थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग IPs बनाए थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बनाए थे, लेकिन मुझे लगता है अनसॉर्ट कर दिया उन्होंने आपकी जिंदगी को, कि मतलब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला चीज़ किस में आएगा, ये वाला चीज़ किस में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा। मैं जब इस चैप्टर के MCQ करवा रही हूँगी ना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत सारे MCQs ऐसे पिक करूँ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेट करते हो, कि आपने ये बनाया है तो वो कहाँ जाएगा, आपने ये बनाया है तो वो कहाँ जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी वो करने की, ठीक है। और कई बार क्या होता है, टीचर ना भूल जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक आधी चीज़ स्किप हो जाती है, तो उसमें आप बच्चे लिखने लग जाते हो कि आप बोल देते हो फिर करवाते तो हो नहीं। अरे तो रिमाइंड करा दो यार, हम कौन सा मना कर रहे हैं तुम्हें। अब मैं आज तुमसे प्रॉमिस करी, बट मुझे पता है MCQ में 2 महीने 1 महीने बाद बनाऊंगी, तो ऐसे में इंसान के दिमाग से निकल जाती है चीज़ें। रिमाइंड करा दो, बी पोलाइट, टीचर्स हैं हम तुम्हारे। कुछ बच्चे तो ऐसे, मैंने सिर्फ अपनी वीडियोस के नीचे नहीं, दूसरे टीचर्स की वीडियोस के नीचे भी देखा है, इतने रूड वे में कमेंट करके जाते हैं। वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू और आप लोग हमारे ही सरजोर हो रहे हैं। मतलब दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। ये बेसिक मैनर्स होते हैं जो एवरीबडी नीड्स टू लर्न। सो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए आप कहाँ क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ओके, सो R है एनसर्कल्ड वे में, ये साइन है कि रजिस्टर्ड है। अच्छा, कहीं कहीं जगह ना TM भी लिखा होता है। अब ये भी ट्रेडमार्क का ही साइन होता है, लेकिन ये साइन कब इस्तेमाल किया जाता है कि मैंने कोई लोगो बनाया, मैंने अप्लाई किया लोगो का रजिस्ट्रेशन, तो उस टाइम पे जैसे ही मैंने अप्लाई में डाला, मतलब एप्लीकेशन डाली, मेरे सिंबल के बगल में TM लग जाएगा कि भैया ये पर्टिकुलर चीज रजिस्ट्रेशन के लिए जा चुकी है, बट अभी तक रजिस्टर हुई नहीं है।
एक बार उनकी तरफ से रजिस्टर हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो डिस्प्यूट रेज करने का वेट करते हैं कि किसी इंसान को अगर कोई तकलीफ है इनके लोगों से तो वो आके क्वेश्चन उठा ले, तो थोड़ा सा टाइम वो लेते हैं, 6-7 महीने का, 1 साल का समटाइम्स, और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो एक बार रजिस्टर हो जाए तो ये साइन, अभी अंडर रजिस्ट्रेशन है तो TM लगता है। दोनों का मतलब सेम ही है, सेम इन अ वे कि हम मतलब ट्रेडमार्क में रजिस्टर कराने के लिए जा रहे हैं, ये होता है कि एप्लीकेशन डाल चुके हैं, अभी रजिस्टर नहीं हुआ, ये होता है भैया रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो इट सेज इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज लाइक लोगो, लेबल एक्सेट्रा। ट्रेडमार्क्स में भी कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ये बोलते हैं ट्रेडमार्क्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं हम, पुराने उसमें नहीं पढ़ी थी क्योंकि तब तक NCERT ने ऐड नहीं की थी, अभी फिलहाल की है। ये बोलते हैं ट्रेडमार्क 2 तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल, एक होते हैं अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल बोले तो जैसे पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं, जिसमें वर्ड्स, लोगो, शेप और पैकेजिंग वगैरह सब इंसर्ट होगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल होते हैं दोज मार्क्स विच गॉट रिकॉग्निशन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इनको रिकॉग्निशन मिली है। मतलब ये पहले भी एग्जिस्टेंस में थे, लेकिन पहले उन्हें उतना इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता था कि उनके ट्रेडमार्क कराए जा सके, लेकिन आहिस्ता 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 उनकी नीड समझ में आई, उनकी इंपॉर्टेंस फील हुई और उसके बाद उन्हें रजिस्टर कराना शुरू कर दिया। तो वो अनकन्वेंशनल में आते हैं, और ऊपर वाले जो पुराने जमाने से चलते हुए आ रहे हैं वो कन्वेंशनल में आते हैं। कन्वेंशनल मतलब वही चीज़ जो सदियों से चलती आई आ रही है, नॉन कन्वेंशनल मतलब कुछ नया ऐड हुआ है। अच्छा, कई कई जगह ना, कई कई देशों में तो टेस्ट, स्मेल, ये सब चीज़ों का भी ट्रेडमार्क होता है कि भाई ये ऐसे स्मेल करती है तो इसका ट्रेडमार्क हमने ले लिया है, ये चीज़ ऐसे टेस्ट करती है तो इसका ट्रेडमार्क हमने ले लिया है। थैंक गॉड इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इंडिया में टेस्ट स्मेल का ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। अगेन ट्रेडमार्क में भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ, बट बाद में अगेन रोते हुए मत आना। ये जितने भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, ये यू वर सपोज टू राइट इट डाउन समवेयर, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ लेकिन आपके आंसर में होने चाहिए। तो ये कीवर्ड्स है जो मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ। सो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अब 2 तरह के ट्रेडमार्क आ गए हैं, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पुरानी रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जैसे वर्ड, लोगो, इन सब का हम पहले से ही ट्रेडमार्क करवाते हुए आ रहे थे, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में ऐसी चीज़ें जो पहले उनके लिए ट्रेडमार्क नहीं लिया जाता था लेकिन आजकल लेना शुरू कर दिया है। एंड काफ़ी सारे देशों में टेस्ट और स्मेल का भी ट्रेडमार्क लिया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया का जो एक्ट है वो बोलता है इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू पीपल टू टेक ट्रेडमार्क, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिटी मिलती रहे, कोई और आपके लोगों को चोरी ना कर ले, कोई और आपके लोगों को इमिटेट ना कर ले, देन इन दैट सिनेरियो यू हैव टू रिमेंबर यू हैव टू टेक ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव राइट्स रखता है आपके लिए। IPR में ना ये एक्सक्लूसिव राइट्स वाली बात तो आप हर पॉइंट में लिख सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप IPR राइट्स के चलते हुए किसी भी एक्ट में रजिस्टर कराते हो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल ही जाते हैं। तो ये एक वर्ड है जो आप कहीं पे भी चिपका सकते हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेटेंट। पेटेंट कब लिया जाता है? जब हम कुछ न्यू चीज़ एग्जिस्टेंस में लाते हैं। अब ये न्यू चीज़ प्रोडक्ट भी हो सकती है, अब ये न्यू चीज़ प्रोसेस भी हो सकती है। तो आप न्यूनेस ला रहे हो, मतलब एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में ला रहे हो जो आज तक कभी पहले नहीं था, तो आप पेटेंट लोगे। अगर आप उसको बनाने का तरीका बिल्कुल नया सोच के ला रहे हो तो भी आप पेटेंट लोगे। फॉर से मैं बोलती हूँ, ऐसा पेन कभी नहीं था एग्जिस्टेंस में, फर्स्ट टाइम ये ऐसा पेन एग्जिस्टेंस में आया है। तो ये पेन आया है एग्जिस्टेंस में, एक प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आया है विच इज न्यू, जिसकी कॉन्सेप्ट पहले कहीं नहीं थी, तो इसका मैं पेटेंट लूंगी। लेकिन ऐसा पेन पहले से था एग्जिस्टेंस में, लेकिन इसको बनाने में बहुत तामझाम लगता था। मैंने एक शॉर्टकट तरीका सोचा है इसको बनाने का, तो मैंने इसका मेथड इन्वेंट किया है। तो हर इन्वेंशन पे आप पेटेंट लेते हैं। एक्चुअली हर इन्वेंशन पे नहीं, कुछ सेलेक्टेड इन्वेंशंस पे लेते हैं, बट वो बात की चीज़ें अभी आपको नहीं दिया हुआ ये। तो कुछ चीज़ें जब आप इन्वेंट करते हैं तो आप उसका पेटेंट लेते हैं। कुछ नई प्रोसेसेस अगर आप इन्वेंट करते हैं तो आप उसका पेटेंट लेते हैं। जैसे मैं बात कर रही थी कि पहले बनाने में बहुत तामझाम लगता था, आपने उसका शॉर्टकट तरीका ढूंढा है, तो आपने मेथड नया ढूंढा है। नया मेथड ढूंढा है तो मतलब आप क्या लेंगे? पेटेंट लेंगे।
Patents protect the making, selling and importing of scientific inventions. A patent is an exclusive right granted by the government which provides the right to exclude for 20 years. Okay, so basically वैसे 15 + 5 का वो था, ये फिगर मत ही लिखना आप, बस आप ये इंश्योर करना कि कुछ सेलेक्टेड ईयर्स के लिए आपका एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है। जैसे कॉपीराइट में तो यूँ होता है 60 साल आपके मरने, मतलब आपके मरने के बाद भी 60 साल या फिर आपके मरने तक, और ये सब कुछ एडिशंस हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए ही उस पर एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, क्योंकि उसके बाद तो वो चीज़ पुरानी हो जाती है, उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव राइट भी चला जाता है। अच्छा, इसकी 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दूँ साथ में। पेटेंट में जैसे 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है, इट मस्ट बी न्यू, ऑब्वियसली इन्वेंशन, समथिंग न्यू इज हैपनिंग, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ प्रोसेस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कुछ नया आना चाहिए, समथिंग न्यू शुड हैपन। सेकेंड है, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, मतलब ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बहुत ऑब्वियस लगे लोगों को कि भैया ये तो ठीक है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके सोच होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो लोगों ने इमेजिन ना किया हो, कुछ ऐसा जो लोगों ने सोचा ना हो कभी, वो चीज होनी चाहिए। तीसरा है, फाइनली इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। समथिंग ऐसा जो आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल हो, उसी चीज को हम यहाँ पे इन्वेंशन के रूप में काउंट करेंगे। ये इंडियन एक्ट बोलता है पेटेंट से रिलेटेड जो है। तो हर एक चीज के लिए हमने अलग एक्ट बनाया हुआ है, ट्रेडमार्क के लिए अलग है, कॉपीराइट के लिए अलग है, पेटेंट के लिए अलग है। तो पेटेंट वाला ये 3 पॉइंट्स बोलता है, इट मस्ट बी न्यू, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ योर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एंड एडवांसमेंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट लाओ या प्रोसेस लाओ, दोनों चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, अगेन बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना भूल ही गई कि अगेन यहाँ पे भी आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। किसी अगर और इंसान को प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस बनानी होती है, यूज करनी होती है, देन इन दैट सिनेरियो उन्हें आपसे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग की कॉन्सेप्ट लिखी हुई है कि कोई इंसान अगर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहता है या प्रोडक्ट खुद प्रोड्यूस करना चाहता है या उस मेथड से प्रोड्यूस करना चाहता है जो जिसकी इजाज़त आपने की है, देन इन दैट सिनेरियो उसे आपसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस तभी दे पाओगे आप जब आपने पेटेंटिंग कराई होगी, अदरवाइज कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। आपने नॉर्मल कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, इन्वेंट कर दिया, आपने पेटेंट नहीं लिया, हर कोई कॉपी कर लेगा और उसके बाद आप उन्हें पकड़ नहीं पाओगे कि भैया तुमने कॉपी कैसे कर लिया, क्योंकि आपने पेटेंट नहीं लिया, गलती आपकी है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा डिजाइन। देखिए, ये बोलते हैं डिजाइन इंक्लूड शेप, पैटर्न, कलर एंड अरेंजमेंट ऑफ एनी गुड। The design can be protected for 10 years, which can be renewed further 5. Okay, again यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा, लेकिन एक सर्टेन ड्यूरेशन तक ही मिलेगा। यहाँ पे जो प्रोटेक्ट होती हैं चीज़ें वो होती हैं डिज़ाइन, कलर, ये सारी चीज़ें। तो मतलब अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट से मैं बोलती हूँ किस चीज़ का डिज़ाइन बनाए, बॉटल का डिज़ाइन बनाते हैं, तो अगर किसी इंसान ने बॉटल का डिज़ाइन बनाया है, इसको यूनिक कुछ फीचर दिया है, एस्थेटिक्स डिफरेंट होने चाहिए, कुछ खूबसूरती ऐड होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ों का, फंक्शनल चीज़ों का डिज़ाइन नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसमें कोई खूबसूरती ऐड कर दी है, कुछ यूनिकनेस ऐड कर दी है और डिज़ाइन बना के कलर ऐड कर दिए कि ये कलर और ये कलर हमारा रहेगा और ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, देन इन दैट सिनेरियो आप डिज़ाइन वाली तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी ये बड़े वो होते हैं लहंगे वहंगे वाले, सारे इसी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हो तो कोई भी आपके चीज़ को इमिटेट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू प्लांट वेराइटी। ये क्या बोलता है? जैसे आपने देखा होगा पहले ज़माने में पत्ता गोभी आती थी तो वो नॉर्मल ग्रीन कलर की आती थी, आजकल पर्पल और पता नहीं कौन कौन से कलर की आती है। पहले के ज़माने में शिमला मिर्च ग्रीन आती थी, आजकल बेल पेपर के नाम पे पता नहीं कितने कलर की आती है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन कि ये भी हाइब्रिड से आई है। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको हाइब्रिड कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ। अचानक आपने देखा है कि कैसे फार्मर्स छोटे छोटे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते थे उनका बड़ा वर्जन ग्रो कर पा रहे हैं, वो हाइब्रिड वर्जन से क्रिएट कर पा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज़ों को मिला के कुछ नया बनाना। तो फार्मर्स आजकल ऐसा
ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिसके कारण नए नए प्रोडक्ट्स एग्जिस्टेंस में आते रहते हैं, नए नए फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्जिस्टेंस में आते रहते हैं, साइज मेजरली डिफर करता है। तो वो सारी चीजें कहाँ रजिस्टर होती हैं, वो प्लांट वेराइटी में रजिस्टर होती हैं। यहाँ ये बोलते हैं इट हेल्प्स फार्मर्स इन कंजर्विंग इंप्रूविंग अवेलेबल जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट वेराइटी एनकरेजेस इंडियन फार्मर्स कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटीरियल्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ सीड इंडस्ट्री। सो बेसिकली मान लीजिए मैंने दो चीजों को मतलब मिक्स करके कुछ नया इन्वेंट किया, अब उसके बीज बनेंगे, तो अगली बार इंसान को सिर्फ बीज ही डालने पड़ेंगे, उसको दोबारा से वो हाइब्रिड वाली प्रोसेस पूरी करने की जरूरत नहीं है, फिर वही चीज उपजेगी जो इस बार हाइब्रिड वर्जन से मतलब ग्रो हुई है, उपजी है, व्हाटएवर, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि ये सारी चीजें जितना भी आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप कहाँ रजिस्टर करेंगे, उसे यहाँ रजिस्टर करेंगे, सो दैट नोबडी एल्स विदाउट टेकिंग योर परमिशन कैन इमिटेट दैट थिंग और कॉपी दैट थिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन। आई नो थोड़ा सा इसको देख के डर गए होगे तुम, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज है और 10th के बाद मतलब जब तक जबरदस्ती हमें कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, 10th के बाद आई हैव जनरली सीन पीपल रनिंग अवे फ्रॉम कंप्यूटर्स। 11th-12th में बहुत ही सिलेक्टेड इंसान होते हैं जिनमें को एक्चुअली इंटरेस्ट होता है कंप्यूटर में, वही लेते हैं ये सब्जेक्ट, अदरवाइज कोई नहीं लेता, thanks to its difficult language, right? तो ये बोलते हैं the products that make use of are formed on semiconductor material, it is an integral part of computer chips. Okay, so हमें पता है हमारा कंप्यूटर चिप्स के थ्रू ही वर्क करता है। Excuse me. अलग अलग जो सर्कुलेशन होती है पूरे कंप्यूटर में वो इन्हीं के कारण हो पाती है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इन्हीं के कारण हो पाते हैं। तो भैया अगर आप किसी ने नई ऐसी कोई चीज़ बनाई है, उसने ऑब्वियसली अपना दिमाग लगाया, अब कोई ऐसे ही उसके दिमाग की बनाई हुई चीज़ को कॉपी कर लेगा तो उसे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इसलिए अब से ये चीज़ भी ऐड हो गई है कि इसमें भी आप रजिस्टर करके अपने क्रिएशन को एक्सक्लूसिव बना सकते हैं ताकि कोई भी उसे कॉपी नहीं कर पाए। अब आता है एक हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज वाला चीज़। अब मैंने आपको बोला था कि आईपीआर की बात और ट्रेडिशनल नॉलेज की बात ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में रियलाइज ही हमें यहाँ से हुआ था कि ट्रेडिशनल नॉलेज की वजह से ही हमने आईपीआर की रेलेवेंस को समझा था। जब दूसरे देश वाले हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को अपना बता रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्होंने इजाद किया इन सब चीज़ों को, तब हमें समझ में आया नहीं यार हमारे यहाँ पे भी आईपीआर मतलब आईपीआर की कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। सो हुआ कुछ ऐसे था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे हल्दी क्योर करती है, एलोवेरा स्किन को सॉफ्ट बनाता है, कोई भी जला कटा हो उसको ठीक करने का काम करता है, पीपल का पेड़ इसलिए काम आता है उसलिए काम आता है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी, गौमूत्र दैट इज ऑल्सो यूज फॉर सम पर्पसेस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो पुराने वाली जनरेशन के लोग थे वो भी यूज कर रहे थे, हमारे फोर फादर्स के भी फोर फादर्स वो इंडिया में उस टाइम से मतलब उस चीज को इस्तेमाल कर रहे थे और आज तक होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वे सौ कि जैसे यूएसए का कोई इंसान आता, थोड़े दिन इंडिया में रहता, थोड़ी यहाँ की चीजें सीखता, बाहर जाता और लोगों को बोलता मैंने ये नई चीज का इजाद किया कि टर्मरिक से मतलब आपको क्योर मिलता है, आपकी हीलिंग पावर स्ट्रांग होती है। अरे भैया वो तो तुम हमसे सीख के गए हो, तो हमने पता नहीं कितने सालों पहले इजाद कर लिया था। तो वहां से हमने ट्रेडिशनल नॉलेज वाली चीज ली, हमने बोला नहीं यार जो चीज हमने लाई है एग्जिस्टेंस में उस पर हमारा हक होना चाहिए, इंडिया का राइट होना चाहिए, कोई भी अगला इंसान उठ के ये ना बोल दे कि वो उनकी क्रिएशन है। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर चीज लाई। It says traditional knowledge means the knowledge system, innovations and practices of local communities across the globe. पूरे ग्लोब में अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उसकी वजह से जो नॉलेज निकल के आती है उसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं। Such wisdom has been developed and accumulated over the years. ऐसी विजडम बहुत सारे सालों का इकट्ठा मेलजोल है और पता नहीं कितने जनरेशन से जनरेशन पास ऑन हुई है। A traditional knowledge digital library has been developed by Government of India, which is essentially a digital knowledge repository of traditional knowledge that has existed in the ancient civilization, especially about the medicinal plants. Okay, so India में हमारी गवर्नमेंट ने क्या समझदारी की, उन्होंने एक रिपोजिटरी बना दी। रिपोजिटरी मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ अगर आप जाएंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दोस ट्रेडिशनल नॉलेजेस जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड हैं, जो कि गौमूत्र और गोबर, और जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जो पुराने ज़माने में क्या आजकल भी होता है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो अपने घर को
जब लेप डालते हैं, मतलब लेपना बोलते हैं आई गेस उसे, उसमें काव डंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए काव डंग को आपने लिया और आपने अपने घर की दीवारों को और वो पूरे फर्श को उससे लेप डाला। ऐसा करते हैं क्योंकि उससे भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते थे, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आते थे। गौमूत्र पिया जाता है, उससे भी बोला जाता है कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मतलब दो हर कोई बिलीव नहीं करता उन सब चीज़ों में, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है जो ओवर द इयर्स आई है, बट साइंटिफिकली मतलब प्रूव भी हुई है, बट पीपल डोंट टेक इट दैट सीरियसली और पीपल डोंट लाइक इट, और पीपल के पास ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड एवरीथिंग। तो दो, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, हमारी काफ़ी सारी मेडिसिन भी ऐसी होती है जिसमें गौमूत्र इस्तेमाल होता है। आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मेडिसिन पे अक्सर लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें सॉल्यूशंस डले हुए हैं। तो उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। तो साइंटिफिकली तो प्रूवन है कि वो कब करती है उन चीज़ों को, बट जब तक हम मतलब हम उन सब चीज़ों के बारे में जान के नहीं पढ़ते, क्योंकि पढ़ लिया तो उसके बाद तो गोली ली नहीं जाएगी ना अंदर कि सोच के कि गौमूत्र है ओ लेनी पड़ेगी, नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ें हो जाती है। बट ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो आपके काफ़ी सारा काम किया और बहुत सालों से चलती हुई आ रही है, और वो उसने प्रूव किया है अपने आप को सही। जैसे जो लोग अर्बन एरिया में नहीं रहते, जिनका इतना इजी नहीं होता एक्सेस हेल्थ केयर का, वो क्या करते हैं, वो वही पत्ते वत्ते लगा के, लेप वेप लगा के ही तो अपने सारे जख्मों को पूरा करते हैं, भरते हैं। तो वही चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे इस लाइब्रेरी में लिख दी गई हैं, और उस पर अपना राइट क्लेम कर लिया गया है कि कोई भी इन सारी चीज़ों को अपने नाम से नहीं बेच सकता पूरे वर्ल्ड में। The rich body of knowledge help prevents wrongful patenting of our traditional knowledge। ये करने से हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज की इलीगल पेटेंटिंग हो जाती थी, या फिर हमसे बिना पूछे हमारी चीज़ों को अपने नाम से बेचा जाता था, वो जो होता था वो चीज़ कब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देन कम्स ट्रेड सीक्रेट्स। अब भाई देखो, कोका कोला अपनी कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्या डालता है जो उसे पेप्सी से अलग बनाता है, दैट्स द ट्रेड सीक्रेट। मैगी मसाला क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करता है, कैसे अपनी पूरी प्रोसेस मसाला बनाने की पूरी करता है कि कोई भी मसाला उसे बीट नहीं कर पाता, दैट्स देयर ट्रेड सीक्रेट। सो जो आपका एक्सक्लूसिव पार्ट रहता है बिजनेस करने का, जो आपका एक्सक्लूसिव पार्ट रहता है अपने प्रोडक्ट को बनाने का, वो आपका ट्रेड सीक्रेट कहलाया जाता है, जिसे आपको रजिस्टर करना होता है इफ यू डोंट वांट अदर्स टू यूज इट विदाउट योर परमिशन। विद दैट जो अथॉरिटीज होते हैं जिनके पास ये ट्रेड सीक्रेट चला जाता है, उनको भी बहुत ज़्यादा इंश्योर करना पड़ता है कि उनके यहाँ से वो चीज़ लीक ना हो, क्योंकि अगर उनके यहाँ से ट्रेड सीक्रेट लीक हो जाते हैं तो उनके ऊपर बात आ जाती है, उनके जॉब के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि किसी ने आपको अपना ट्रेड सीक्रेट बताया उसे रजिस्टर कराने के लिए। मैं ये क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि पास्ट में ना एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ऐसा कुछ काम हो गया था कि गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ से ट्रेड सीक्रेट लीक हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत भारी हर्जाना भुगतना पड़ा था। जैसे कोई भी पानीपुरी वाले के पास तुम जाओगे, उसे बोलोगे पानीपुरी का रेसिपी बता, तो वो नहीं बताएगा कि भैया मैं क्यों बताऊँ, मेरी वाली एक्सक्लूसिव है, मेरी वाली दूसरों से अलग है, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की है। हाउ कम मैं तुम्हें बता के अपनी एक्सक्लूसिव चीज़ को कॉमन बना दूँ। तो ट्रेड सीक्रेट इज बेसिकली आपका प्रोडक्ट बनाने का जो एक स्पेशल एक इंग्रेडिएंट रहता है, वो आप यू डोंट शेयर विद अदर पीपल, तो और यू डोंट वांट अदर्स टू कॉपी इट ऑल्सो, दो आप उसका क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अ ट्रेड सीक्रेट इज बेसिकली एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विच प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज। ट्रेड सीक्रेट्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक और चीज़ बताऊं, जो ये फैक्ट्री वाले आते हैं बहुत सारे, हाउ इट इज़ मेड और फैक्ट्री दर्शन या ऐसे करके बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं ऑन डिस्कवरी, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। तो वहाँ पे आप देखना, जब भी ये फैक्ट्रीज में जाते हैं पूरी प्रोसेस दिखाते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं नहीं ये हमारी दादी माँ की सीक्रेट रेसिपी है, वी कांट शेयर। वो होता है उनका ट्रेड सीक्रेट, जो वो आपको नहीं बताएंगे, आप कुछ भी कोशिश कर लो, आप पूरी प्रोसेस समझ लो, लेकिन टेस्ट तब तक नहीं आएगा उस चीज़ में जब तक वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं डलेगी उसी वे में जिस वे में वो डालते हैं। तो अगेन ट्रेड सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने प्रोटेक्ट करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस की एक्सक्लूसिव चीज़ है जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है या दूसरों के कंपैरिजन में खड़ा हुआ है, विच यू डोंट वांट इट टू लूज, राइट। चलिए फाइनली ये चैप्टर खत्म हुआ। सो इस चैप्टर में थे 3 पार्ट्स।
फर्स्ट था हमारा एमएसएमई से रिलेटेड, सेकंड था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड, थर्ड था हमारा आईपीआर से रिलेटेड। सो ये तीनों पार्ट्स हमने फिनिश कर लिए हैं, वन शॉट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ, डोंट वरी, इसको और कंसाइज वे में मैं लेके आऊँगी आपके पेपर से पहले माइंड मैप के रूप में, लेकिन फिलहाल आप इसी से पढ़िए, इसी को अच्छे से देख लीजिए। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए, इसकी इंडिविजुअल वीडियोस बनी हुई हैं, वो जाके देखिए और समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट हम एक अलग से सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम करियर ओरिएंटेड डाउट्स ले रहे हैं, तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो फट से जाके देखिए, और अगर आपने अपना डाउट नहीं पूछा है तो फट से जाके पूछिए ना, क्या एक तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो तुम्हें डाउट पूछने की, तो पूछो ना, भरपूर फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का। यहाँ बता दूं मैं तुम्हें कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हर जगह प्रेजेंट है, मैग्नेट ब्रेन्स इज ऑन गूगल ऑल्सो। तो आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये दिख जाएगा वेब पेज। यहाँ आपको जाना है क्लास 11 में, क्लास 11 में आपको मेरी शक्ल दिख जाएगी, ये रही, ठीक है। सो बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी CS पायल पोपली, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सब्जेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, कौन से क्लास मतलब कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं वो भी दिख जाएगा, और जिस भी लेक्चर पे आप प्ले करेंगे आपको वीडियो खुल के दिख जाएगी और आप उसे पढ़ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप सब मिलता है, यहाँ सब मिलता है। सो आप पढ़िए, अच्छे से फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का और कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।